डेरिवेशन बहुत आसान है लेकिन फिर भी बच्चों को समझता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ना बहुत सारे दूसरे कंसेप्ट छुपे हुए हैं जो आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हो। पता नहीं आपने नाम सुना होगा या नहीं। बायंट फोर्स का नाम सुना है? बायंट फोर्स, बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कुछ सुना सुना लग रहा है, पता कुछ नहीं है वो अलग बात है, सुना सुना लग रहा है। अब थ्रस्ट फोर्स है ना, ये सारी चीजें अभी यहाँ पर काम आएगी जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, क्योंकि ये सब 12वीं का टॉपिक नहीं है, लोअर स्टैंडर्ड का टॉपिक है। तो ना ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको बेसिक के साथ साथ पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझे। एक बार समझ में आ गया तो आसान डेरिवेशन है, नहीं समझेगा तो नहीं, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, याद नहीं होगा आपको, रट्टा नहीं मार सकते आप उसको। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब लोग यहाँ पर। टर्मिनल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कल का लेक्चर रिवाइज करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट किया। पहले तो कैपिलैरिटी खत्म किए थे ब्रेक से पहले, याद है। कैपिलरी एक्शन को फिनिश करने के बाद वी स्टार्टेड विथ हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स जब फ्लूइड मोशन में और हम लोग उसको स्टडी कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। वहाँ पर बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ा था। फ्लो लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं, फ्लो ट्यूब क्या होता है, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच का हम लोगों ने डिस्टिंग्विश पढ़ा था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े थे हम लोगों ने, क्रिटिकल वेलोसिटी का। किसका? क्रिटिकल वेलोसिटी। उसका सिंबल था वीसी, याद है। उसका डेफिनेशन, फार्मूला और फिर उसकी मदद से रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला और सिग्निफिकेंस वगैरह मैंने आपको लिखा के दिया, ठीक है। देन वी स्टार्टेड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज विस्कोसिटी। क्या बेटा? विस्कोसिटी। आसान भाषा में बोले तो फ्रिक्शन इन दी लिक्विड्स या फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? विस्कोसिटी बोलते हैं। करेक्ट है। हमने विस्कोसिटी का जनरल मतलब समझ के लिए थे, उसका प्रॉपर डेफिनेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, उसका एसआई यूनिट, डेफिनेशन, डायमेंशन, सब हम लोगों ने निकाल के लिया था। करेक्ट है ना, याद है कि नहीं। उसके बाद मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था, स्टोक्स लॉ, याद है। वहाँ से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टोक्स लॉ भी काम आएगा टर्मिनल वेलोसिटी में। तो लेट अस स्टार्ट विथ स्टोक्स लॉ ओनली। याद करेंगे थोड़ा सा स्टोक्स लॉ क्या था बेटा। इसमें हमने देखा था कि समझो एक फ्लूइड है, क्या बेटा? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कौन हो सकता है? या तो कोई लिक्विड या तो कोई गैस। जैसे समझ पानी है या फिर ये हवा है, ये भी क्या है? फ्लूइड है। एक फ्लूइड है। अब फ्लूइड है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी बेटा? विस्कोसिटी। फ्लूइड है तो उसकी क्या रहने वाली है, बोलो? विस्कोसिटी। क्योंकि एक ही अकेला ऐसा फ्लूइड हमको मालूम है जो ऑलमोस्ट नॉन विस्कस है, दैट इज लिक्विड हीलियम। उसको छोड़ के बाकी सब लिक्विड कैसे हैं, बोल? विस्कस है। नॉन विस्कस है क्या? नहीं, विस्कस है। विस्कस है मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या रहने वाली है? विस्कोसिटी। यानी उसमें जो भी मोशन होगा ये फ्लूइड उसको क्या करने की कोशिश करेगा? रोकने की। तो हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ा था कि ऐसा एक फ्लूइड है, इसमें से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे आ रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है r, और जिस फ्लूइड में ये नीचे आ रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है? ईटा। तो आप सबको मालूम है ये फ्लूइड कैसा फ्लूइड है, बोल? विस्कस फ्लूइड है। तो जब ये स्फीयर नीचे जाना चाह रहा है तो क्या ये फ्लूइड इसको जाने देगा? क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। कौन सा फोर्स लगा के? ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। कौन से डायरेक्शन में, बोल? अगर ये स्फीयर नीचे जा रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। अगर ये ऊपर जा रहा होता तो नीचे। अब हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में सर ऊपर कैसे जाएगा, उड़ेगा कैसे? वो नीचे जाएगा ना स्फीयर। क्या होगा अगर समझिए पानी के अंदर एयर बबल है, ये स्फीयर कौन है? एयर बबल। एयर बबल नीचे जाता है या ऊपर आता है? ऊपर आता है, समझा। तो अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर रहेगा, और अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो विस्कस फोर्स नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, ये जो विस्कस लॉ विस्कस फोर्स यहाँ पर आने वाला है इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको? रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दे तो क्या आता है? कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट आता है यहाँ पे? 6 पाई। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टोक्स लॉ की मदद से कल निकाले थे कि विस्कस फोर्स की वैल्यू बराबर होती है 6 पाई r इंटू वी इंटू ईटा। सही है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है उसको समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले एक चीज़ ज़रा नोटिस करना बेटा, विस्कस फोर्स कहीं ना कहीं वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखना उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है? वेलोसिटी। तो जब ये बॉल नीचे गिर रही है, अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो विस्कस फोर्स भी क्या रहेगा? कम। और वेलोसिटी ज़्यादा है तो विस्कस फोर्स भी क्या रहेगा? ज़्यादा। तो विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है, बोल? वेलोसिटी पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? वेलोसिटी पर।
अब थोड़ा सा फोर्स का कंसेप्ट याद करो। न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ाया था मैंने आपको। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोल? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी अगर कहीं पे फोर्स है तो वहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन। मैंने आपको याद रखने भी बोला था, जहाँ फोर्स है वहाँ एक्सेलरेशन है। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी पिक्चर में नहीं आएगा, या आप उल्टा भी बोल सकते हो। कहीं पर अगर मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है तो वहाँ पे फोर्स नहीं रहेगा। तो जहाँ फोर्स है वहाँ क्या है बोल? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पिक्चर में कब आता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड। एक्सेलरेशन पिक्चर में कब आता है? जब बेटा वेलोसिटी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो अगर कहीं पर फोर्स है तो उधर अपने आप क्या आएगा बोल? एक्सेलरेशन। और उधर अपने आप क्या आएगी? चेंज इन वेलोसिटी। मानते हो? तो अब ज़रा ध्यान से समझ, अगर ये स्फीयर फ्री फॉल कर रहा हो, क्या कर रहा हो बोल? फ्री फॉल किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? कोई चीज़ जब ग्रेविटी के अंदर नीचे गिरती है ना तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बोल? फ्री फॉल। जैसे अभी ये मारकर क्या किया? फ्री फॉल किया। आप तीसरे माले से कूद जाओ, बस मेरा नाम मत लेना कभी मन किया तो कूद जाना, मेरा नाम मत लेना कि मैं बोला था। तो जब तक आप नीचे नहीं आ रहे हो, आप कौन सी कंडीशन में बोल? फ्री फॉल। तो जब कोई चीज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्री फॉल कहते हैं। तो अब मुझे एक बात बताना, जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, ध्यान से सुना, जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है क्या रहेगा उसके पास? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे ग्रेविटी खींच रही है ना उसको, तो जो नीचे फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर फोर्स है तो क्या रहेगा बेटा? एक्सेलरेशन। तो आप सबको पता है जब कोई चीज़ नीचे जाती है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर एक्सेलरेशन है तो उसके पास क्या रहेगी? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी है ना। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना बेटा, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे गिरता है ना, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती है बोल? चेंज होती है। बढ़ती है या कम होती है बताओ? बढ़ती है। कंटिन्यूसली वेलोसिटी क्या होती है बोल? बढ़ती है। लाइक जब मैंने इस मार्कर को यहाँ से छोड़ा तो इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी थी, नेक्स्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट पे और बढ़ जाएगी, उसके नेक्स्ट पॉइंट पे और बढ़ जाएगी। तो जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करके नीचे आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर है? क्लियर है? पहली चीज़ क्या बताया मैंने आपको, ज़रा ध्यान से देख। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि जो विस्कस फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। वेलोसिटी कम होती जाएगी, विस्कस फोर्स कम। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। सही है ना? सही है कि नहीं? ठीक है ना? तो दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया कि जब कोई चीज़ फ्री फॉल करती है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब कोई भी चीज़ नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती है बेटा? बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है। तो अब ऐसे इमेजिन करो कि ये जो हवा है, पूरा एटमॉस्फेयर, ये भी तो एक मीडियम है ना, फ्लूइड, विस्कस मीडियम। कैसा मीडियम बोल? विस्कस मीडियम। तो लेट्स से दिस इज एयर, ये पूरा ऐसा एयर, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर। अब समझ कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो इसमें ऊपर से नीचे गिर रहा है। आपने यहाँ से समझ एक बॉल को छोड़ दिया, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कौन सी कंडीशन में? ये फ्री फॉल। कौन सी कंडीशन में बोलिए? फ्री फॉल। तो जब ये नीचे गिर रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोल? बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा बोल? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आते रहता है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है बेटा? बढ़ते जाती है। और इसी वजह से उसके ऊपर एक्ट करने वाला विस्कस फोर्स भी क्या होते रहता है बोल? बढ़ते रहता है। कहाँ तक बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी बताना? कब तक बढ़ते रहेगी इसकी वेलोसिटी? जब तक वो नीचे ग्राउंड पे नहीं आ जाता? नहीं। यही डिफरेंस है। इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बात सही बोले आप, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगी। किस पे आ जाएगी बोल? मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसके नीचे जब ये ऑब्जेक्ट जाएगा ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली नहीं है, यही वी मैक्स पे रुकी हुई रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। अब क्या हो जाएगी बोल? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? टर्मिनल कब आता है बोल? एकदम लास्ट में, आखिर में। तो ये मैक्सिमम लिमिट है वेलोसिटी की बढ़ने की, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। अब ऐसा कैसे नहीं बढ़ेगी सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना, ऐसे कैसे नहीं बढ़ेगी? तो आई विल टेल यू द रीज़न क्यों नहीं बढ़ेगी एक पॉइंट के बाद वेलोसिटी। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ, लेकिन अभी समझ के लो ये कंसेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में छोड़ा जाता है, कोई भी लिक्विड, सिर्फ हवा नहीं, अब समंदर में किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, घर के अंदर बाल्टी के अंदर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, तो जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो शुरू में तो उसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाती है। उसके बाद जब तक वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरा उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है? वही रहने वाली, कांस्टेंट, मैक्सिमम रहने वाली, उससे ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं। इसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? क्या बोलते बेटा बोल? टर्मिनल वेलोसिटी।
समझ आ रहा है? और ये बहुत काम की चीज़ है बेटा। टर्मिनल वेलोसिटी बहुत मतलब आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वेलोसिटी परमानेंटली नहीं बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लिमिट पर आती है, उसके बाद रुक जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंचने के बाद रुक जाती है। मैं बताता हूँ क्यों। आपने कभी बुलेट को फायर होते हुए देखा है गन में से? वो बुलेट जब किसी को सामने वाले को हिट करती है तो उसकी जान ले लेती है। क्यों? बहुत भारी रहती है क्या बुलेट? अच्छा सर, एक गोली यहाँ पे रखेंगे तो तुम्हारा हाथ नीचे चला जाएगा। 100-200 किलो की, 1-2 टन की रहती रहेगी। कितनी हल्की होती ना बुलेट, कितनी हल्की होती। तो मास तो उसका है नहीं, उसके अंदर कुछ जहरीला केमिकल भरा हुआ रहता है सर। जब वो अपने बॉडी में घुसता है तो अपन मर जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेटल की बनी हुई रहती है वो। तो फिर जान कैसे आती है इससे? मैंने आपको सर्कुलेशन रेस्पिरेशन पढ़ाते वक्त बताया था कि जब किसी को बुलेट हिट करती है ना, अनटिल एंड अनलेस वो किसी वाइटल ऑर्गन में हिट करे, अगर किसी वाइटल ऑर्गन में हिट करेगी जैसे हार्ट में या ब्रेन में, तब जान तो जगह पे जाने के चांस है। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं आपकी बुलेट घुस गई है तो इंसान की जान बुलेट की वजह से नहीं जाती है, ब्लड लॉस की वजह से जाती है। किसके से जाती है बोल? ब्लड लॉस के से। अगर उसको जगह पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, उसका ब्लड लॉस नहीं होता तो बच जाता, बुलेट उसकी जान नहीं लेती है। असल में होता क्या, बुलेट, मैं अभी ये चीज़ ये मारकर ऐसा आपको फेंक के मारूँ तो ये आके आपको लड़के गिर जाएगी नीचे, छेद करके अंदर जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्यों सर? इसका शेप नहीं है। ठीक है, मैं शेप कर देता हूँ, पेंसिल ले लेता हूँ, उसमें नोक कर लेता हूँ, बुलेट के जैसा शेप हो जाएगा उसका, स्ट्रीमलाइन शेप है ना। और फिर उसको फेंक के मारता हूँ तुमको ऐसा यहाँ पे, तो यहाँ की पेंसिल लड़के नीचे गिर जाएगी, अंदर जाएगी क्या? तो फिर बुलेट कैसे अंदर घुस जाती है? वो बहुत ज़्यादा स्पीड पर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड पर। जब किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा है तो अपने आप उसका मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला ही क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो बुलेट का मास तो बहुत कम है, उसको छोड़ो। ज़्यादा क्या उसका? ज़्यादा क्या उसका? वेलोसिटी। तो बुलेट को जब हम लोग फायर करते हैं ना तो इतनी हाई स्पीड से वो निकलती है, उसका ज़ुप करके। कभी देखे हो? कितना भी दूर बंदा खड़े रहे, कैसे फट से जाकर के सामने वाले को लगती है। बुलेट इतनी हाई स्पीड पर होने की वजह से उसका मोमेंटम क्या होता है? हाई। और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज़्यादा होता है ना, वो जब किसी चीज़ को हिट करती है ना तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, उतना ज़्यादा असर क्रिएट करती है। तो जब इतने हाई मोमेंटम पे वो बुलेट आती है और आपको ऐसा लगती है, ऐसा लगती है यहाँ पर, तो उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेशन कर देती है, छेद करते हुए अंदर तक जाती है, और कई बार तो आर पार भी हो जाती है अगर और इम्पैक्ट के साथ अगर आ रही है तो, उस वजह से जान जाती है। अब बॉडी में आर पार छेद हो गया है, इतना ब्लड लॉस हो रहा है तो बंदा मरेगा नहीं। और कहीं वो छेद अगर दिल में हो गया है फिर तो सर्कुलेटरी सिस्टम ठप। तो बुलेट कैसे जान की जाती है समझा? इसलिए नहीं कि वो बहुत भारी है, इसलिए नहीं कि उसमें कोई केमिकल भरा हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड से हमारी तरफ आती है कि जब वो हमारी बॉडी को हिट करती है तो उसका इम्पैक्ट इतना हाई होता है कि वो बॉडी के अंदर छेद करके चली जाती है। आपने वाटर जेट कटिंग देखा है? वाटर जेट कटिंग देखा है? पानी के ज़रिए लोहे को काटा जाता है। देखो ऐसा मशीन जैसा रहता है, उसमें से उसकी नोज़ल से इतनी हाई स्पीड और इतने हाई प्रेशर के साथ पानी आता है ना कि वो ऐसा स्टील के ऊपर, लोहे के ऊपर भी पड़ता है तो उसको बीच से ऐसा फाड़ देता है। यानी एक बात तो मानते हो, ऑब्जेक्ट कितना भी हल्का क्यों ना हो, अगर वो हाई स्पीड से किसी को जाके हिट करेगा तो एक बुलेट की तरह बिहेव करेगा, सामने वाले को पेनिट्रेट कर जाएगा। बारिश होती है, बारिश, तो जो बारिश की बूंदें होती है वो भी तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, भले से बहुत हल्की है ना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। वो आसमान से बादल से टपक रहे, आके आपकी बॉडी पे गिरते हैं, छेद होता है क्या? कुछ पता भी नहीं चलता अपने को, या बहुत तेज़ बारिश हुई तो थोड़ा बहुत लगता है बस, ऐसा छेद होता है क्या? क्यों? थैंक्स टू दिस कंसेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी। अगर टर्मिनल वेलोसिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जब क्लाउड से, बादल से वो पानी की बूंद चली है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती और कंटिन्यू बढ़ते ही जाती जब तक वो आपकी बॉडी को टच नहीं करता। और जब वो बूंद आकर के आपकी बॉडी को टच करती ना तो ऐसा यहाँ से घुसती, यहाँ कहीं से निकलती है। इट वुड हैव एक्टेड लाइक अ बुलेट, जैसे बादलों से कोई आपके ऊपर बुलेट फायर कर रहा है, धड़ 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 धड़, छेद ही सिंह वाला डायलॉग हो जाता है, बदन में इतने छेद हो जाते हैं, आगे का पता है आपको। छतरी लेके भी आप बच नहीं पाते उससे, बुलेट प्रूफ छतरी बनानी पड़ती है। क्यों नहीं अपने को उसका कुछ नुकसान होता है समझा? क्योंकि जब वो नीचे आ रही है, वो जो रेन ड्रॉप है, पानी की बूंद जो है, वो जब नीचे गिर रही है हवा के अंदर तो उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उस मैक्सिमम वैल्यू को? टर्मिनल वेलोसिटी। कंसेप्ट समझा टर्मिनल वेलोसिटी का? अभी डेफिनेशन लिखा के देता हूँ क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्यों इसका डेफिनेशन दिया नहीं, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख के लेते हैं, समझ आ रहा है? और फिर मैं आपको समझाता हूँ ऐसा होता क्यों है कि एक टाइम आने के बाद इसकी वेलोसिटी रुक जाती है।
कांस्टेंट हो जाती है, क्यों नहीं बढ़ती है, उसको समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, उसका रीज़न देखते हैं, एंड देन वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन और फार्मूला फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। और फिर हमको टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला निकालना है, और फार्मूला निकालने के बाद ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल्स। समझ में आ रहा है? पहले डेफिनेशन लिखते हैं। लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। सब बोर्ड पर देखेंगे, लिखने का टाइम दूंगा, इधर ध्यान दो। क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो, द मैक्सिमम कांस्टेंट velocity acquired या फिर of an object falling freely in a viscous fluid, is called terminal velocity या फिर VT। देखो जरा क्या सही डेफिनेशन लिखा मैंने। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम ही होती है ना ये, शुरुआत में वेलोसिटी बढ़ती है और फिर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, बस एक वैल्यू पर आती है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट, फिर बदलेगी नहीं वो। तो मैक्सिमम होती है, इसीलिए मैक्सिमम लिख रहे हैं हम लोग। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की फॉलिंग फ्रीली, जो फ्रीली फॉल कर रहा है, किसमें फ्रीली फॉल कर रहा है, इन अ विस्कस फ्लूइड, किसमें फ्रीली फॉल कर रहा है, बोल, एक विस्कस फ्लूइड के अंदर फ्रीली फॉल कर रहा है, इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन दिया, सही है, समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि एक पॉइंट आने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। व्हाई डज दिस हैपेंस, लेट्स सी द रीजन बिहाइंड इट। इसके पीछे का रीजन देखते हैं बेटा। यस, तो इसी रीज़न के साथ साथ मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी डिराइव करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक्सप्रेशन भी डिराइव कर दे रहा हूँ। तो लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है। कैसा फ्लूइड भरा हुआ है बेटा, विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है। इस विस्कस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, बोल, ईटा। तो बोर्ड पर ध्यान से देखा, कंसीडर अ विस्कस फ्लूइड, a viscous fluid having coefficient of viscosity eta, इसका coefficient of viscosity कितना है, बोल, eta, and density sigma। रो नहीं ले रहा हूँ, रो किसी और चीज़ की डेंसिटी लेंगे, इसकी डेंसिटी क्या है, बोल, सिग्मा। तो जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है बेटा, इसकी डेंसिटी क्या ली हमने, बोल, सिग्मा ली है। इसकी डेंसिटी क्या ली है, सिग्मा। अब इसमें क्या किया मैंने, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर से छोड़ा कि ये नीचे जाए। इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है r, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है, r, और मास है m, मास क्या है, बोल, m, और कुछ ना कुछ डेंसिटी भी रहेगी उसकी। तो समझ उसकी डेंसिटी है रो। डेंसिटी कितनी बेटा, रो। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट of radius r and density rho। तो बेटा लिक्विड की डेंसिटी हमने सिग्मा ली है और इसकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने रो ली है। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो इज फॉलिंग डाउन इन दिस लिक्विड। तो ये ऑब्जेक्ट इसमें नीचे की तरफ गिर रहा है ऐसा। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो फोर्स एक्ट करेंगे उन फोर्सेस को दिखाते हैं यहाँ पर। बताओ कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर, बोलो। सबसे पहला फोर्स तो कौन सा रहने वाला है भाई, उसका वेट फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। कौन से डायरेक्शन में रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो सबसे पहला फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करने वाला है दैट इज वेट फोर्स। इसको मैं लिख देता हूँ Fg। क्या बोलता बोल, Fg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या आप उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो। क्या होती है उसकी वैल्यू, mg। दूसरा फोर्स कौन सा लगने वाला है इसके ऊपर, ड्राइव फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। कौन से डायरेक्शन में लगे हो, ये बॉल नीचे की तरफ आ रही ना, इससे बॉल नीचे की तरफ आ रही ना v, तो
चाहिए तो लिख लो, ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो इज फॉलिंग डाउन इन द लिक्विड विथ अ वेलोसिटी ऑफ v। तो v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, या विस्कस फोर्स किधर लगेगा बोल, अपवर्ड। विस्कस फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड। और कोई फोर्स एक्ट करेगा क्या इस पे, और कोई फोर्स एक्ट करेगा क्या बोल, करेगा, एक फोर्स और एक्ट करेगा। सब लोग ध्यान से सुनो, एक फोर्स और एक्ट करेगा जिसको हम लोग कहते हैं बाइंड फोर्स। क्या कहते हैं बोल, बाइंड फोर्स, या फिर इसको अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको बोल, अप थ्रस्ट फोर्स। ये फोर्स समझाता हूँ मैं, समझिए पानी है, इसके ऊपर ऐसा एक बोट है, तैरेगी या डूबेगी, तैरेगी। तो जाहिर सी बात है बोट का कुछ ना कुछ मास भी रहेगा ना। अरे बोट छोड़ो, बड़ी बड़ी शिप देखे हो, टन्स में मास रहता है उसका, हज़ारों केजी में मास रहता है। तो इतना ज़्यादा मास है तो वेट फोर्स नहीं रहेगा क्या, रहेगा ना। कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, mg। तो ये वेट इसको नीचे क्यों नहीं खींच पा रहा है, खींचना चाहिए ना, इतना ज़्यादा वेट फोर्स है उसका इतना हैवी वेट है, तो वेट इसको पानी में नीचे खींचना चाहिए कि नहीं, खींच पा रहा है क्या, नहीं खींच पा रहा है। तो कोई तो एक फोर्स होगा ना जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जो इस वेट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस, जिसकी वजह से वो तैर रही है पानी पर। कोई तो एक फोर्स होगा ना बेटा, उस फोर्स का नाम क्या है बोल, बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। सिर्फ बोट नहीं, लिक्विड के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डाल दो, ध्यान से सुन, लिक्विड के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डाल दो तो लिक्विड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड। इसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, इसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है बोल, फ्लोट करता है। डूब रहा है तो भी ये फोर्स एक्ट करेगा, फिर भी क्यों डूब रहा है अभी बताता हूँ मैं आपको। तो लिक्विड में आप कोई भी चीज़ डाल दो, फ्लूइड में आप कोई भी चीज़ डाल दो, फ्लूइड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। क्या बोलते हैं इस फोर्स को बोल, बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, हमेशा कौन से डायरेक्शन में लगता है बोलिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बाइंड फोर्स। और लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को कि लिक्विड या फ्लूइड अपने अंदर आने वाले हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, फ्लूइड की ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बायंसी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बोल, बायंसी। ये फ्लूइड की बायंसी कहलाती है, इसीलिए इस फोर्स का नाम ही क्या है बोल, बाइंड फोर्स। तो असल में नाव तैरती क्यों रहती है मालूम, उसका अपथ्रस्ट फोर्स और वेट फोर्स दोनों क्या रहता है, बैलेंस होता है, इसीलिए वो तैरते रहती है। तो जो चीज़ें डूबती है वो डूबती क्यों है फिर बता, उसका अपथ्रस्ट फोर्स कम रहता है, वेट फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए वो डूब जाते हैं। ये कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अगर ये कम और ये ज़्यादा हुआ तो उड़ने लगेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे डिसाइड होता है सर, अपथ्रस्ट फोर्स वेट फोर्स के बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा, कैसे डिसाइड होता है? ये चीज़ दो तरीके से डिसाइड होता है। एक तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसके मास से, और दूसरा उसके शेप से। मास और शेप। देख, अगर कोई हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट डाले, जैसे थर्माकोल फेंक दिए, थर्माकोल बहुत हल्का होता है तो वो तैरेगा, क्यों, उसका बाइंड फोर्स क्या रहेगा, ज़्यादा, और वेट फोर्स कम रहेगा। लेकिन जो बोट होती है वो हल्की होती है क्या, इवन उस पर तो आदमी भी बैठे रहते हैं, फिर भी तैरती है वो, मास इतना होने के बावजूद भी। तो उसका जो बाइंड फोर्स है वो ज़्यादा है, मास की वजह से नहीं, शेप की वजह से। असल में पूरा फंडा होता है डेंसिटी के। किसका फंडा होता है बोल, ये पानी की कुछ ना कुछ डेंसिटी है, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो बाइंड फोर्स कम रहेगा और वो डूब जाएगा। और अगर इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है, कम, तो बाइंड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये तैरेगा। तो डेंसिटी आप दो तरीके से बदल सकते हो, या तो मास को चेंज करो हल्का भारी करके, या तो वॉल्यूम को चेंज करो। वॉल्यूम कैसे चेंज कर सकते हो आप, शेप बदल के, समझ रहे? तो जो भी पानी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट तैरेगा। क्यों समझा? जब भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से, ध्यान से सुन, जब भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो ये बाइंड फोर्स कम हो जाता है, वेट फोर्स ज़्यादा हो जाता है और ऑब्जेक्ट डूब जाता है। और जब भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम रहती है तब ये बाइंड फोर्स ज़्यादा होता है और ऑब्जेक्ट तैरता है। समझ में आ रहा है? आपने डेड सी का नाम सुना है? डेड सी का नाम सुना है? जॉर्डन और इसराइल में पड़ता है, इसका एक हिस्सा जॉर्डन में पड़ता है, एक हिस्सा इसराइल में पड़ता है। डेड सी को डेड सी क्यों बोलते बताओ? उसमें डूबेंगे तो मर जाएंगे। उसमें आप कूदोगे ना तो आप डूब ही नहीं पाओगे, वो आपको ऊपर ला के तैराने लगेगा। आप तैरो मत, आप उसमें मतलब आप खुदकुशी नहीं कर सकते।
उस समंदर में आप कूदोगे ना तो आप डूबोगे नहीं, उल्टा ऊपर आके आप तैरने लगोगे ऐसा। तो असल में जब इंसान मर जाता है समंदर में डूब के तो उसकी डेड बॉडी ऊपर आके तैरती है ना, तो उसमें पब्लिक पिकनिक मनाने जाती है, एक साथ बहुत सारे लोग कूदते हैं और सब ऐसा ऊपर तैरते रहते हैं, तो ऐसा लगता है मुर्दे लोग तैर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, डेड सी। अब ऐसा क्या खास है उस पानी में, उसकी सलाइनिटी बहुत हाई है, उसमें जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नॉर्मल समंदर की बनिस्बत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसकी सलाइनिटी इतनी हाई है कि उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ गई। उसकी डेंसिटी क्या हो गई, बहुत, उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, नमक बहुत ज़्यादा है तो मास बहुत ज़्यादा रहेगा, मास बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो नॉर्मल समंदर की बनिस्बत उस समंदर की डेंसिटी क्या है, हाई। तो जब हम लोग उसमें कूदते हैं ना, तो नॉर्मल समंदर में हम लोग कूदेंगे तो समंदर की डेंसिटी कम है, हमारी डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग डूब जाते हैं। पर जब हम लोग डेड सी में डूबते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी बनिस्बत हमारी डेंसिटी कम है, इसीलिए हम लोग तैरने लगते हैं। क्योंकि हमारी डेंसिटी कम होने की वजह से हमारे ऊपर एक्ट करने वाला बाइंड फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और यही बाइंड फोर्स है जिस वजह से अगर आप पानी में जाओगे तो आपको अपना वेट थोड़ा कम लगने लगता है। फील क्यों, कभी कभी पानी में कूदो तो हम लोग अपने आप को थोड़ा हल्का फील करने लगते हैं। क्यों, कभी अगर आप पानी में स्विमिंग पूल वगैरह में, वाटर पार्क वगैरह में खड़े हुए हो तो बहुत हल्का लगता है अपने को एकदम। क्यों हल्का लगता है, क्योंकि आपके वेट फोर्स को थोड़ा बहुत कौन बैलेंस कर रहा है, बोल, बाइंड फोर्स। तो जितना ज़्यादा वेट फोर्स आपकी बॉडी पे एक्ट कर रहा है आप उतना ज़्यादा भारी फील करोगे ना। तो जब वेट फोर्स को बाइंड फोर्स थोड़ा बहुत बैलेंस आउट कर दे रहा है, थोड़ा बहुत काट दे रहा है, तो आपको कैसा फील होने लगता है कि मैं थोड़ा हल्का हूँ। समझा रहा है। तो बाइंड फोर्स एकदम अच्छे से समझा बेटा। अब थ्रस्ट फोर्स या बाइंड फोर्स सबको एकदम अच्छे से समझा। कोई भी चीज़ अगर फ्लूइड में जा रही तो ये बाइंड फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्ट करता है। समझा अच्छे से। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, बॉल भी किस में जा रहा है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी तो फ्लूइड में जा रहा है ना। क्या लगेगा इसके ऊपर, एक बाइंड फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, वो भी कैसा लगेगा आप, ये हमेशा अपवर्ड लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का उल्टा लगता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा अपवर्ड लगेगा ऐसा। अब थ्रस्ट फोर्स, तो एक टाइम पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बोल, 3। कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 3। तो लिखते हैं, एट एनी टाइम देयर आर 3 forces acting on the object. नंबर 1, पहला फोर्स बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट फोर्स भी बोल सकते हैं आप उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इन, बोल, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है, ग्रेविटेशनल Fg जो कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स या फिर और क्या बोल सकते हैं उसको, बोलो, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्यों बोलते हैं, समझा ना, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी की वजह से फोर्स आ रहा है उस प्रॉपर्टी का नाम है बायंसी, ठीक है ना, इसीलिए इसको बाइंड फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। किससे दिखा रहे हैं हम लोग इसको, Fu से, इन कौन सा डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। सही है। और तीसरा फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स। तीसरा फोर्स कौन सा बेटा, विस्कस फोर्स। किससे दिखाया हमने इसको, Fv से। ये कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक ठीक। तो एक टाइम पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सोच के बताना, इस पर नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में, ऊपर नीचे या कहीं भी नहीं, नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में, नीचे। वेरी गुड। अरे किधर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रुका हुआ है, नीचे जा रहा है ना, तो नेट फोर्स कहाँ रहेगा उसके ऊपर, नीचे रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर नेट फोर्स ऊपर होता तो ये ऊपर जा रहा होता, नेट फोर्स नीचे होता तो ये नीचे जा रहा होता, नेट फोर्स होता ही नहीं तो ये रुका हुआ रहता है। समझे अच्छे से। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे, मतलब नेट फोर्स किस पे, किधर एक्ट कर रहा है, इस पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो सब लोग ध्यान से देखना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, या फिर ऐसा लिख देता हूं मैं आपकी आसानी के लिए, नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी क्या वैल्यू रहेगी, देख उसकी क्या वैल्यू रहेगी, बोल कैसे निकालोगे नेट डाउनवर्ड फोर्स को, कैसे निकालोगे, बोल नेट डाउनवर्ड फोर्स को कैसे निकालोगे। भाई ज़रा ध्यान से देखना, अगर ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स होता और नीचे भी 10 न्यूटन का फोर्स होता तो नेट फोर्स कितना रहता है, 0, क्योंकि कैंसिल हो जाता। ऊपर अगर 10 न्यूटन का फोर्स है और नीचे 15 न्यूटन का फोर्स है तो नेट फोर्स कितना है, 5। कौन से डायरेक्शन में, नीचे। कैसे निकाले आपने, भाई नीचे 15 था, ऊपर
10, आपने क्या किए 15 में से 10 को माइनस किया, तो आपको पता चला नीचे की तरफ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कैसे निकालेंगे नेट डाउनवर्ड फोर्स? नीचे के फोर्स में से ऊपर के फोर्सेस को माइनस कर। तो नीचे कौन सा फोर्स है रे? Fg। नीचे कौन सा फोर्स है बोल? Fg माइनस ऊपर कौन कौन से फोर्स है? Fu प्लस Fv। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू है Fg माइनस Fu प्लस Fv। सही है? Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, Fu अपथ्रस्ट फोर्स, Fv विस्कस फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स है ना इसके ऊपर, है या नहीं? है ना? नेट फोर्स है मतलब जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन, यानी इस पे नेट एक्सेलरेशन भी है, और जहां एक्सेलरेशन है वहां वेलोसिटी चेंज होगी। इसीलिए शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या होती है बोल? बढ़ती है। तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखना, ड्यू टू दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स velocity of the object increases in the start लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमेशा नहीं इंक्रीज होती रहेगा, एक टाइम पे आने के बाद कांस्टेंट होगा। तो शुरू में वेलोसिटी बढ़ती क्यों है समझा? क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है बेटा? नेट डाउनवर्ड फोर्स। और फोर्स है तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ती है शुरू में इसकी वेलोसिटी समझा? क्यों बढ़ती है शुरू में इसकी वेलोसिटी समझा? तो फिर ऐसा क्या होता है कि एक टाइम के बाद ये वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा? विस्कस फोर्स। अभी देखे थे ना, F = 6 पाई ईटा RV, है ना? तो अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा बोल? विस्कस फोर्स। वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या बढ़ेगा बोल? विस्कस फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट होता है, m/g। मास चेंज हो रहा है क्या उसका? नहीं। g की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बोल? कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट, वो नहीं बदल रहा है। Fu अपथ्रस्ट फोर्स भी कांस्टेंट होता है, वो वेट फोर्स पे डिपेंड करता है। जब वेट फोर्स कांस्टेंट है तो Fu भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। बचा कौन? विस्कस फोर्स। बचा कौन? विस्कस फोर्स। सही है? बचा कौन बेटा? विस्कस फोर्स। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है विस्कस फोर्स क्या होते जाता है बोल? बढ़ते जाता है। अब जरा फंडा समझना। समझ, शुरू में ये 20 था, शुरू में कितना था? 20। इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू क्या थी? देखा? ये कितना, ये कितना, ये दोनों फिक्स रहेंगे कि नहीं? आखिर तक दोनों कितने रहेंगे? 20 और 2, 20 और 2, 20 और 2, वो दोनों चेंज नहीं होंगे। अब समझ, शुरू में इसकी वैल्यू थी Fv की वैल्यू थी 5। कितनी थी? 5। तो 5 और 2 7, 20 में से 7 गया, 20 में से 7 गया 13। तो नेट फोर्स है या नहीं? है। अब वेलोसिटी बढ़ी तो Fv भी क्या होगा बोल? बढ़ेगा। 5 से बढ़ के समझ 7 हो गया ये। तो अब कितना हो गया? 7 और 2 9, 20 में से 9 गए 11। अभी भी है नेट फोर्स, अभी भी है नेट फोर्स। और वेलोसिटी बढ़ी, समझिए 9 से बढ़ के 12 हो गया। वेलोसिटी बढ़ी तो ये भी बढ़ेगा ना, 9 से बढ़ के 12 हो गया। 12 और 2 14, 20 में से 14 गए 6, है नेट फोर्स। अभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। समझिए 12 से बढ़ के 15 हो गया। 15 और 2 20 में से 17 गया, है नेट फोर्स। 20 में से 17 गया 3 रे, 13 कौन बोल रहा है ना? नेट फोर्स है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। आप समझ, विस्कस फोर्स 15 से बढ़ करके 18 हो गया। कितना हो गया? 18। 18 और 2 20, 20 में से 20 गया 0, नेट फोर्स खत्म, एक्सेलरेशन खत्म। वेलोसिटी बदलेगी क्या? नहीं, वहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है फंडा? कुछ घुस रहा है भेजे में, फंडा समझ रहे? तो जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं तो विस्कस फोर्स भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि इन दोनों का समेशन Fg के बराबर हो जाता है। तो माइनस करने पर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। नेट फोर्स 0 है, नो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी विल बिकम कॉन्स्टेंट। समझा अच्छे से? तो इस चीज़ को देख, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंग्लिश में, सब लोग ध्यान से लिखें। समझा है ना? अगर जो समझाया वो समझा तो जो लिखेगा वो भी समझेगा। सब लोग ध्यान से देख। वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? वेलोसिटी क्या हो रही है बोल? इंक्रीज हो रही है। तो अब लिखेंगे एज वेलोसिटी इंक्रीजेस विस्कस फोर्स Fv ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है विस्कस फोर्स भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन बट Fg एंड Fu ये दोनों बढ़ते हैं क्या? नहीं, रिमेन कांस्टेंट
ये दोनों क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं। तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये धीरे 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 बढ़ते जाता है, तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों का समेशन इसके क्या हो जाएगा, बराबर। देयरफॉर एट सम वेलोसिटी या एट अ पॉइंट वेलोसिटी becomes maximum and ध्यान से देखना, and fg becomes equal to fu plus fv। क्यों ऐसा समझा ना बेटा, एफ जी एफ यू कॉन्स्टेंट था पर एफ वी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब एफ वी बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि इन दोनों का सम इस एफ जी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको आपके टेक्स्ट बुक में इस चीज को ऐसा लिखा है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स बिकम इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। सही बात है ना, ये डाउनवर्ड ये दोनों अपवर्ड, दोनों क्या हो गए बोल, बराबर। इस टाइम पर नेट फोर्स क्या होगा बोल, एंड द नेट फोर्स इज बोल, नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, जीरो। और एक बार अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो अब वेलोसिटी चेंज होगी क्या, नहीं। हेंस velocity becomes constant and called as terminal velocity। इस टाइम पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और क्या कहलाती है बोल, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो ये पूरा रीजन हुआ, ऐसा क्यों होता है कि एक पॉइंट आने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। पूरा रीजन समझा। पहले मैंने बताया टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में नीचे गिर रहा है, उसकी शुरुआत में तो वेलोसिटी बढ़ती है, पर एक पॉइंट के बाद जब मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है तो उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैंने पूरा समझा दिया आपको रीजन, एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा होता है, समझा ना बेटा। शुरुआत में नेट डाउनवर्ड फोर्स रहता है जिस वजह से उसके पास वेलोसिटी बढ़ते रहती है, तो विस्कस फोर्स बढ़ते रहता है। पर ग्रेविटेशनल और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट। तो विस्कस फोर्स बढ़ते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इन दोनों का समेशन इस एफ जी के क्या हो जाता है, बराबर। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि इन शॉर्ट मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज एट वीटी बोले तो टर्मिनल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, एफ जी का वैल्यू बराबर हो जाएगा एफ यू प्लस एफ वी के। लिख सकता हूं मैं ये चीज, जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी जितनी हो जाएगी उस वक्त डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बराबर। तभी तो नेट फोर्स कितना हो रहा है, जीरो। अब इसी की मदद से हम लोग वीटी का फॉर्मूला निकालेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ से समझा, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। आई होप सबको समझ होगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू डिराइव दी फॉर्मूला डिराइव करने के पीछे पढ़ते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना है तो एफ जी, एफ यू, एफ वी तीनों की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एफ वी मालूम है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। याद है स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, स्टोक्स लॉ, जब कोई चीज़ नीचे आ रही हो तो एफ वी की वैल्यू बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी। और वेलोसिटी किसके बराबर है देख, वीटी। तो इधर वी की जगह क्या आ जाएगा, वीटी। तो ये हो गया मेरा एफ वी, ये क्या हो गया मेरा एफ वी। कौन से लॉ के मुताबिक, स्टोक्स लॉ। बचा कौन, एफ यू और एफ जी। एफ यू आज कुछ नया पढ़े हो, एफ जी नहीं मालूम, एफ यू नहीं मालूम, उसको लास्ट में देखते हैं। एफ जी तो मालूम है ना, तो पहले एफ जी निकालते हैं। व्हाट इज एफ जी, एफ जी क्या रहेगा, एम जी। एफ जी क्या रहेगा, एम जी। एम किसका, ये एफ जी एक्ट किस पर कर रहा है, इस बॉल पर। तो बॉल का मास इंटू ग्रेविटी, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट समझ, मैंने मास ऑफ ऑब्जेक्ट को m ले लिया, क्या ले लिया बोल, m इंटू जी। बट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बता। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है बेटा, रेडियस आर एंड डेंसिटी रो। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, रो है ना। लिक्विड की सिग्मा और ऑब्जेक्ट की क्या है, रो। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है बेटा, रो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। तो ये रहेगा ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट कौन से शेप का है, स्फेरिकल है। ऑब्जेक्ट कौन से शेप का है बोल, स्फेरिकल। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है रे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से m को अकेला कर, ये 4/3 पाई आर क्यूब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया बोल, मास। इसको पुट कर देते हैं इसमें एफ जी में, तो एफ जी क्या बनेगा देख,
देयरफॉर एफ जी इज इक्वल्स टू, एफ जी कौन था, एम इंटू जी था ना, एफ जी कौन था, एम इंटू जी, तो एम की जगह पर क्या आ जाएगा बोलना, एम की जगह पर क्या आएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये मेरे को क्या मिल गया बोल, एफ जी। ये रहा मेरा एफ वी, वो रहा मेरा एफ जी। कहाँ से आया समझा, एफ जी बोले तो ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू स्मॉल जी, तो मास इंटू स्मॉल जी, मास निकालने के लिए मैंने डेंसिटी लिया, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को ऐसे ही रखा, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसको वहाँ लेके गया, मास की वैल्यू होगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वो इसमें उठा करके रखा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और जी ऐसे ही, ये आ गया मेरे को एफ जी, ये रहा मेरे पास एफ वी, ये रहा मेरे पास एफ जी, बचा कौन, एफ यू। अब एफ यू कैसे निकालूं, एफ यू कैसे निकालूं, तो एफ यू के लिए थोड़ा सा आपको बायंसी का कंसेप्ट और पता होना चाहिए। अब क्या है बायंसी का कंसेप्ट, तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, ये इधर रफ में समझा रहा हूँ मैं आपको, आप भी लिख के लेना, अलग से लिख के लेना, डेरिवेशन का पार्ट नहीं, डेरिवेशन का पार्ट नहीं। क्या बोलता है कंसेप्ट, समझ एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर क्या है बेटा बोल, लिक्विड है, यहाँ पर आउटलेट है, यहाँ पर क्या है बोल, आउटलेट, मतलब अगर कुछ पानी यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पर आउटलेट है, और इस आउटलेट के नीचे एक दूसरा कंटेनर है। अब हुआ क्या, मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाला, मैंने इसके अंदर किसको डाला बेटा, एक ऑब्जेक्ट को डाला, तो जैसे आप पानी में इस ऑब्जेक्ट को डालोगे, क्या ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत पानी डिस्प्लेस नहीं करेगा, करेगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा बहुत पानी डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होकर के ये आउटलेट से इधर आ जाएगा, डिस्प्लेस होकर के इस आउटलेट से इधर आ जाएगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ लिक्विड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे बोल, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी, पूरा डेरिवेशन आसान है यार, यहाँ तक तो सभी आसान था, यहाँ तक कुछ भी मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट काम किया हो क्या, ये एफ यू में ही आप कंफ्यूज होते हो, ये कहाँ से आ गया साला, ये तो एकदम ही नहीं घुस रहा है भेजे में, ये भी समझ जाएगा, बस ये कंसेप्ट समझ लो। एक ऑब्जेक्ट को मैंने लिक्विड में डाला, उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को क्या किया बोल, डिस्प्लेस, एकदम बेसिक सी बात है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना रहेगा ना, लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस करेगा। अगर आपने 1 लीटर वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट अंदर डाला है, तो पानी जो बाहर निकलेगा वो भी कितना रहेगा, 1 लीटर रहेगा। यानी डाले गए ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, सेम होना। आप किसी हल्के ऑब्जेक्ट को डाल दो जिसकी वॉल्यूम कम हो, तो कम पानी बाहर फेंकेगा, ज़्यादा वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट डालोगे तो ज़्यादा पानी बाहर फेंकेगा, समझ आ रहा है। तो पहली बात आपको ये याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट अंदर डाला गया है उसका वॉल्यूम बराबर होता है किसके, किसके बोल जल्दी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है बोल बराबर होता है, क्या होता है बोल बराबर। अब दूसरी चीज, क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा या नहीं, बिल्कुल लगेगा। इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा बेटा, अपथ्रस्ट फोर्स, कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फंडा कैसा, अब ये कंसेप्ट जरा ध्यान से सुनना, फंडा कैसा सब लोग ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्ट जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है लिक्विड का, ध्यान से सुन, इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड का जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस दिख रहा है आपको, इसका कुछ ना कुछ वेट फोर्स होगा, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या फॉर्मूला होता है वेट फोर्स का बोल, m इंटू जी। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होता है ना, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होती है अपथ्रस्ट फोर्स की। किसके बोल, अपथ्रस्ट फोर्स की। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बायंसी का प्रिंसिपल है। आप जब भी किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे, तो ये लिक्विड थोड़ा बहुत पानी डिस्प्लेस करेगा, वो डिस्प्लेस पानी के ऊपर जो वेट फोर्स लग रहा होगा ना, सेम उतना ही इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, अपथ्रस्ट फोर्स। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो इसने इतना पानी डिस्प्लेस किया है, इसके ऊपर जितना नीचे वेट फोर्स लग रहा होगा ना, सेम उतना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा होगा बोल, अपथ्रस्ट फोर्स। ये बायंसी का कंसेप्ट है, ये आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हो, नहीं आते अभी समझ लो। आर्किमिडीज का नाम सुना है, उसने इसी चीज़ के ऊपर काम किया था। समझ में आ रहा है अच्छे से, उसने इसी चीज़ के ऊपर काम किया था, बायंसी के ऊपर। तो जब भी हम लोग लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, वो थोड़ा बहुत लिक्विड डिस्प्लेस करता है, उस लिक्विड का जितना वेट फोर्स होता है, सेम उतना ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है बोल, अपथ्रस्ट फोर्स। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बोर्ड पर ध्यान से लिखना, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अपथ्रस्ट फोर्स, या और क्या बोलते हैं उसको बोल, और क्या बोलते हैं उसको, बायंट फोर्स। और क्या बोलते हैं उसको, बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है बोलिए, किसके बराबर होता है बोल, वेट ऑफ लिक्विड
डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट, और लिक्विड जो डिस्प्लेस उसका वेट क्या रहेगा बोल, mg। ये फंडा समझ गया है। तो इसी फंडे की मदद से हम लोग निकालेंगे अपथ्रस्ट फोर्स, इसी फंडे की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे बोल, अपथ्रस्ट फोर्स। अब देख मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सिंस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रहेगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, सही है। ये जब ऑब्जेक्ट अंदर आया तो इसने थोड़ा बहुत लिक्विड डिस्प्लेस किया रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम क्या रहेगा बोल, सेम रहेगा। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है बोल, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर क्या आया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ये उसका वॉल्यूम है, लेकिन मुझे वॉल्यूम नहीं निकालना है, मुझे डेंसिटी निकालना है। मुझे क्या निकालना है बोल, डेंसिटी। क्यों, डेंसिटी से मास आएगा, काय को चाहिए सर मास, भाई डिस्प्लेस लिक्विड का मास मिलेगा तभी तो वेट मिलेगा, और उसी वेट के क्या बराबर रहेगा बोल, अपथ्रस्ट फोर्स। समझ में आ रहा है? तो देख जरा ध्यान से देख मैं कैसे कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम क्या रहेगा बोल, सेम रहेगा। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड किससे दिखाए, लिक्विड की डेंसिटी को देख, सिग्मा से। किससे दिखाए बोल, सिग्मा से। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब वो लिक्विड आप कहीं से भी उठा लो, चाहे कंटेनर के अंदर से उठा लो या फिर डिस्प्लेस वाला लिक्विड ले लो, डेंसिटी तो दोनों जगह क्या रहेगी, सेम, क्योंकि लिक्विड सेम है ना, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर रहेगी मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सही है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सही है। तो लेट्स से मैं मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये ऐसे रहने दे इसको, ये सिग्मा ऐसे रहने दे, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब भी निकाले तो इसकी वैल्यू क्या है बोल, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे बताना मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना रहेगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना रहेगा बोल जल्दी, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है या बायंट फोर्स होता है उसकी वैल्यू बराबर होती है बोल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। किसके बराबर होती है बोल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। और वेट क्या होता है बोल, बोलना मास इंटू जी। वेट क्या होता है बेटा, मास इंटू जी। पर ये मास किसका रहेगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, उसी का वेट निकाल रहे हो ना, तो मास भी किसका रहेगा, उसी का रहेगा ना। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी, ये रहेगा वेट का फॉर्मूला। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस की वैल्यू क्या है ये बोल, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका मास कितना है, सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये मेरे को क्या मिल गया, एफ यू। तीनों आ गया, एफ वी, एफ यू, एफ जी। तो हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ एफ वी, एफ जी एंड एफ यू इन इक्वेशन नंबर 1। इन तीनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखो। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, एफ जी बराबर होता है एफ यू प्लस एफ वी। एफ जी कितने है, अरे कितना है एफ जी, देखना उधर, सिग्मा 4/3 सॉरी रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी बराबर एफ यू। एफ यू कितना है बेटा, सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, सही है, बीच में प्लस एफ वी। हाउ मच इज एफ वी, 6 पाई ईटा आर वी टी। इन सब में से किसका फॉर्मूला निकालना है, वी टी का फॉर्मूला निकालना है ना, तो उसको इधर ही रहने दो, ये वाला पार्ट इधर लेके आ जाओ। क्या है, रो 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये प्लस में है ना, यहाँ आएगा तो माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी। वहाँ क्या बच गया, 6 पाई ईटा आर वी टी। दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब जी, पूरा तो सेम है ना, 4/3 पाई आर क्यूब जी, 4/3 पाई आर क्यूब जी, पूरा बाहर आ गया। बचा क्या, यहाँ बचा रो माइनस सिग्मा। वहाँ क्या बेटा, वहाँ क्या है देख, 6 पाई ईटा आर वी टी। जो जो कैंसिल हो रहा है दोनों साइड पर कैंसिल कर दो, तेरे पैर के पास है देखो बेटा, दोनों साइड पर जो जो कैंसिल हो रहा है उसको क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। देख जरा ध्यान दे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देख। सबसे पहले तो सर इधर भी पाए,
इधर भी पाए, बाय, खत्म। दूसरा इधर एक आर है, इधर 3 आर है, तो 3 कट के 2 बचेगा, आर स्क्वायर। तीसरा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सही है। अब वी टी को अकेला करो ज़रा, इसके आगे का यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दे। वी टी को अकेला करो, ये वी टी इधर ऐसे रहने दो। यहाँ पर क्या बचा है, क्या बचा है, देख क्या बचा है, 2/3, बोलना 2/3 आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन कौन था, यहाँ पर कौन कौन बचा, 3 और ईटा, 3 और ईटा, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, 3 ईटा। तो फाइनली वी टी का फॉर्मूला क्या था, देख, वी टी इज इक्वल्स टू, ये 2 को ऐसे रहने दे, 3 × 3 9, 2/9, ऊपर कौन है, आर स्क्वायर जी, नीचे ईटा, तो 2/9 आर स्क्वायर जी नीचे ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वी टी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, समझ में आया एकदम अच्छे से। देखो ये फॉर्मूला आपको उधर टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, पेज नंबर 48 पे लास्ट लाइन देख, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा। मिल गया बेटा सबको। अभी तक कौन सी चीज़ किसको दिखा रही है, व्हाट इज वी टी, व्हाट इज वी टी, बोलो, टर्मिनल वेलोसिटी। वी टी क्या है बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। आर कौन है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू पता है हमको उसकी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईटा कौन है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, करेक्ट है। रो और सिग्मा आपको ध्यान देना है, रो और सिग्मा आपको ध्यान देना है। रो कौन है बेटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। रो कौन है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और सिग्मा कौन है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो है, फ्लूइड की डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पर आपका टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी फिनिश। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना है। फंडा समझा पूरा, एकदम अच्छे से समझा बेटा। देखो एकदम आराम आराम से कराया मैंने, ताकि एक भी स्टेप आपको बाउंस ना मारे। सबसे पहले हमने देखे टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या चीज़ है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी शुरू में बढ़ती है और फिर एक टाइम आने के बाद मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वेलोसिटी। डेफिनेशन भी सेम लिख लिए। अब हमने देखा एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा होता है। तो उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जो लिक्विड में नीचे जा रहा था। कितने फोर्स एक्ट कर रहे हो उस पर, 3। नीचे की तरफ Fg ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स और अब थ्रस्ट फोर्स, वो पूरा बताया है यहाँ पर। डाउनवर्ड फोर्स इस पर लग रहा है तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स को कैसे निकालेंगे, इस Fg में से इन दोनों को माइनस करके जो बचा वही नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सही है। अब क्या होगा, जैसे जैसे नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा है, फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो बढ़ती है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो और क्या बढ़ेगा, विस्कस फोर्स। पर Fg और Fu क्या है, कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट है, शुरुआत में ये ज़्यादा, ये दोनों मिला के कम है। अब उसमें ये दोनों कांस्टेंट है पर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब ये दोनों मिला करके इसके क्या हो जाएंगे, बराबर। वही चीज़ इधर लिखा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब Fg की वैल्यू और Fu प्लस Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल। यानी जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी जितनी होगी उस टाइम पर डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। Fg और Fu प्लस Fe क्या हो जाएगा, बराबर। इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दें। अब Fv विस्कस फोर्स के लिए स्टोक्स लॉ अपने पास क्या बोलता है, F = 6 पाई ईटा RV। अब यहाँ पर Vt जितना है इसीलिए इधर भी Vt लिया। Fg बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर एक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, इसका मास इंटू ग्रेविटी। तो मास इंटू ग्रेविटी। मास निकालने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिया। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है बेटा, बोल, सिग्मा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास को मैंने ऐसे ही रखा, ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 4/3 πr3। उधर चले गया, मास मिल गया, मास को इधर उठा के रख दिया m/g, तो मुझे ये Fg मिल गया। ये आ गया मेरे पास Fv, ये आ गया मेरे पास Fg। अब एक कंसेप्ट पढ़ा है मैंने आपको,
कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में जाता है तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा बोल, 4/3 πr3। और यही है वॉल्यूम डिस्प्लेस का, यही वॉल्यूम किसका, लिक्विड डिस्प्लेस का, सही है ना। उसके बाद मैंने उसी लिक्विड की डेंसिटी लिया। अच्छा, लिक्विड की डेंसिटी रो नहीं है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है बोल, सिग्मा। और मैं कंटेनर के लिक्विड को लेकर के नहीं कर रहा हूँ, जो लिक्विड बाहर आ गया ना डिस्प्लेस, उस लिक्विड को लेकर कर रहा हूँ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बोल, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। सिग्मा को ऐसे रखो, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को ऐसे रखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अब भी निकाले तो कितना है, 4/3 πr3। ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब बायनेंसी का कंसेप्ट पढ़ा है, जो बाइंड फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर किसके बराबर होता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर। तो Fu बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसा निकालोगे, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना था बेटा, सिग्मा 4/3 πr3, और ये जी ऐसे ही, ये मेरे को मिल गया Fu, Fg, Fv, ये तीनों उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। ये प्लस में था, इधर आया माइनस में, इसमें से 4/3 πr3 जी, 4/3 πr3 जी कॉमन निकाल लिया, बच गया रो माइनस सिग्मा। यहाँ पर जो था वैसे ही, पाई कैंसिल, r से r³ कैंसिल कर होकर r² बचा, 2 से 4 और 6 को काट दिया, इधर 2 बच गया, उधर 3 बच गया। ये 3 और ईटा को इस साइड लेकर के आया, 2 ऐसे ही, 3 मल्टीप्लाई होकर 9, r² जी ऐसे ही, ईटा ऐसे ही, रो माइनस सिग्मा ऐसे ही, ये आपका फॉर्मूला है। समझा अच्छे से, वेरी मच क्लियर, राइट इट डाउन, लिखो ये पूरा। हाँ बोलना, पानी में ये लग रहा है क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड लगा रहा है बायनेंसी। हाँ सर, एयर में भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एयर के अंदर भी बायनेंसी लगेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी जितनी लिक्विड में लगेगी, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी को कंपेयर कर, बहुत फ़र्क है, समझा। तो एयर में भी बायनेंसी लगेगी लेकिन उतनी नहीं लगेगी। इसलिए कोई भी चीज़ तेरे को अगर हवा में उड़ाने का है ना, तो उसको बहुत ही हल्का रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब हवा में कुछ चीज़ें नहीं उड़ती हुई दिखेंगी तुमको, तैरती हुई दिखेंगी। बर्ड्स को देख ले, परिंदे क्या कर रहे हो, हवा में फ्लोट कर रहे हैं, किसकी वजह से, अपने मास की वजह से नहीं, शेप की वजह से। उनका शेप ऐसा बनाया गया है कि वो एयर में भी क्या कर पा रहे हैं, फ्लोट कर पा रहे हैं। मतलब उनके वेट को एयर का बायनेंसी फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बायनेंसी सब जगह लगती है। अगर टन्स ऑफ केजीज मतलब हज़ार केजी की शिप पानी पे तैरती है, तो हज़ार केजी की एयरप्लेन हवा में भी तैरती है। तो है, बायनेंसी का कंसेप्ट हवा में भी है। नहीं, बायनेंसी फोर्स वो भी फ्लूइड है, वो भी फ्लूइड है, बायनेंसी फोर्स, समझा। चलो लिखो, रो माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये फॉर्मूला खाली तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट किधर आ रहा हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होगा ना, तब कुछ और करना पड़ेगा आपको, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे क्या, नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नोटिस करोगे बेटा, Fv का फॉर्मूला तो अपने पास डायरेक्ट है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा RV है ना। अगर आप Fg और Fu का फॉर्मूला देखोगे, ध्यान से देखना, Fg Fu इन दोनों का फॉर्मूला देखो। Fg और Fu का फॉर्मूला अगर हम लोग देखिए तो दोनों के फॉर्मूले में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। देखो 4/3 पाई r³ g। फर्क सिर्फ क्या है बेटा, जब हम लोग Fg निकालते हैं तो जो डेंसिटी लेनी होती है वो ऑब्जेक्ट की लेनी होती है, और जब हम लोग Fu निकालते हैं तो जो डेंसिटी लेनी होती है वो लिक्विड की। तो दो बातें याद रखना, पहली तो ये फॉर्मूला खाली तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो। दूसरा, Fu और Fg जब हमको निकालना होता है तो 4/3 पाई r³ g, ये तो कांस्टेंट होता है। Fg के केस में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ली जाती है, Fu के केस में लिक्विड की डेंसिटी ली जाती है, सही है। अभी स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। पहले बेटा पहले देखिए पेज नंबर 48 के ऊपर आपको दिया एग्जाम्पल 2.9। क्या दिया देखो, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल, एक ऑयल का ड्रॉप है, स्फीयर शेप का है, ठीक है ना। अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन स्टेडी एयर। तो स्टेडी एयर है, मतलब ऐसा एयर है, एयर, इसके अंदर कौन फॉल कर रहा है बोल, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल। ये एयर है एंड दिस इज द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल, ये ऐसा नीचे फॉल कर रहा है। तो सेम यही वाला केस है जो अभी पढ़े। यहाँ पर लिक्विड फ्लूइड की जगह पर कौन है, एयर, और ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन है, ऑयल। ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन है, ऑयल। अब वो क्या बोले थे, फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड दिया है, कौन सी स्पीड दिया बोल, तो जो स्पीड कांस्टेंट होती है वो असल में कौन सी स्पीड होती है बोल, टर्मिनल वेलोसिटी ना।
कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी होती है, यानी ये कौन सी वेलोसिटी बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। कितना दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है ना, ड्रॉप स्फेरिकल ड्रॉप, उसका क्या निकालना है हमने को, रेडियस निकालना है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द ड्रॉप इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी दी है, ऑयल की डेंसिटी मतलब रो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दी है ना, कितना दिया ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ द ऑयल दिया है। आगे देखेंगे, एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज, एयर की डेंसिटी मतलब सिग्मा, ये फ्लूइड की डेंसिटी दी है, कितना दिया है फ्लूइड की डेंसिटी बोल, 0.0013 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हुआ, ऑयल से ज्यादा एयर की डेंसिटी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। हवा की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तभी तो नीचे गिरेगा ना, वरना वो तो तैरेगा फिर ऑयल। तो ये 0.9 है, तो ये 1 पॉइंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर इसको 1 पॉइंट कर दोगे तो पॉसिबल ही नहीं हो। तो इसकी टेक्स्ट बुक में ये दिया 0.0013, आई थिंक दिस मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ, तो जिसकी टेक्स्ट बुक में दिया उसकी ना, किसी किसी की टेक्स्ट बुक में डेंसिटी भी यही दी है, 1 पॉइंट समथिंग दी, ठीक है ना। तो सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑयल है, चल बोर्ड पर देख, ऑब्जेक्ट ऑयल है इसीलिए उसकी डेंसिटी को रो ले ली, और फ्लूइड जो है वो एयर है इसीलिए उसकी डेंसिटी को सिग्मा ले ली। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा दिया है, कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁴ पॉइज, ठीक है ना। और क्या बोला है, टेक जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आप नोटिस करोगे ना, इधर सब कुछ सीजीएस यूनिट में दिया, एवरीथिंग, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, पॉइज भी कौन सी यूनिट थी, सीजीएस। तो कुछ भी कन्वर्ट मत करो, रहने दो, आंसर भी किस में आएगा, सीजीएस। अब अगर कन्वर्ट करोगे तो सबको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या व्यक्ति मेहनत करनी, सबको सीजीएस में रहने दो, आंसर भी किस में आएगा, बोल सीजीएस में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वीटी, टेल मी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 r² g/ईटा रो माइनस सिग्मा, यही फॉर्मूला था ना। इसमें से निकालने का क्या अपने को, आर निकालना है, तो उसको अकेला करता है। ये वीटी ऐसी रहने दे, ये 2/9 इधर आएगा तो 9/2, ये ईटा ऊपर आ जाएगा और ये जी नीचे आ जाएगा, और ये रो माइनस सिग्मा भी ऊपर है, इधर नीचे आ जाएगा। बचा क्या उधर, r², स्क्वायर को इधर लेंगे तो रूट, तो रूट ऑफ 9/2 वीटी ईटा बाय जी इंटू रो माइनस सिग्मा। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, या आप चाहे तो इस 9 को रूट से बाहर भी निकाल सकते, 3 हो जाएगा। करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है डायरेक्ट सॉल्व करो। आर का वैल्यू क्या देख, √9 वीटी, कितना है वीटी 4, रो हाउ मच इज रो, रो कितना है देख 0.9 माइनस सिग्मा, सिग्मा कितना है 0.0013 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, 2 जी क्या हुआ, ईटा, ईटा कितना था 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया। जी की वैल्यू कितनी बेटा 980, जी कितना है बोल 980, रो माइनस सिग्मा नीचे है, सॉरी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, रो माइनस सिग्मा नीचे है, 0.9 - 0.0013, ठीक है। अब सही है, अब सही है। अभी सॉल्व करते हैं इसको बेटा, क्या बनेगा देखिए। सबसे पहले तो 2 से 4 कटेगा, कितना बचा 2, फिर ये 2 से 980 को काटो, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 9 = 18, 0 चाहिए, सही है इतना यहाँ तक, ठीक है। सब क्या दिख रहा है बेटा, r = √9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 490,
सही है, इंटू 10⁻⁻⁴। देख इसको कैसा लिख रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से लिखना। ये माइनस ऐसे रहने दे, ये बीच का माइनस ऐसे रहने दे, ये पॉइंट को 4 नंबर आगे ले ले, क्या बन जाएगा 13 × 10⁻⁻⁴। सही है, 4 नंबर आगे लिए ना, 1 2 3 4, इधर आ जाएगा पॉइंट 13 बन जाएगा ये, और जितना नंबर आगे लेते उतना नेगेटिव पावर आता है। इसको भी 4 नंबर आगे लो, 1 नंबर तो 9 है, बाकी के 3 नंबर कौन रहेंगे 0, 4 नंबर आगे लिया तो 9000 × 10⁻⁴। सही है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा बोल, 9 × 1.8 डिवाइडेड बाय 490 10⁻⁻⁴। दोनों में से 10⁻⁻⁴ कॉमन, क्या बच गया 9000 - 13। अब देख 10⁻⁴ 10⁻⁴ कैंसिल, क्या बचे देख, √9 8 जा बोलो 72 का 2 कैरी गया 7, 9 1 जा 9 + 7 16, एक नंबर के बाद पॉइंट 16.2 डिवाइडेड बाय 490। इसको माइनस करेंगे, 9000 में से 10 गया, 9000 में से 10 गया 8990, उसमें से और 3 निकाले 8987। अब इसको लॉग से सॉल्व करें, समझा। ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है बोल, पावर 1/2। बाहर एंटी लॉग आ गया, अंदर ये पूरे को लॉग लगेगा, लॉग 16.2, ये नीचे है ना, माइनस लॉग 490 माइनस लॉग 8987, पूरे को लॉग लग गया, पूरे को लॉग लग गया। अब ये जो रूट है उसका मतलब क्या है, पावर 1/2 ना, तो ऊपर पावर लिखने से अच्छा लॉग से पहले लिख दो, चलेगा ना। एंटी लॉग ऐसे ही, हाफ ऐसे ही, सबका लॉग देख लेते। लॉग देखने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट से पहले 2 नंबर है, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट, पॉइंट से पहले 3 नंबर है, 3 में से 1 गया 2 पॉइंट, पॉइंट से पहले 4 नंबर है, 4 में से 1 गया 3 पॉइंट। देखो फटाफट सबका लॉग, हाँ 16 का 2 कितना है 2095 ना, 49 का 0 6902, ओके 6902, 89 के 8 का 7 9536, माइनस करते बोर्ड पर देख 1.2095 माइनस 2.6902, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 9 नहीं जाता 1, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 6 नहीं जाता 11 में से 6 गया 5, 0 - 2 फिर माइनस 3.9536, 3 में से 9 नहीं जाता 13 में, सॉरी 3 में से 6 नहीं जाता 13 में से 6 गया बोलो 7, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 5 नहीं जाता 11 में से 5 गए 6, 6 हाँ सही, 4 में से 9 नहीं जाता, ये 2 बार का क्या बनेगा 3 बार, 14 में से 9 गया 5, -3 -3 -6, तो क्या रहा इधर 6 बार .5657। ठीक है, अभी रुको एंटी लॉग नहीं देखेंगे, अभी इसको 2 से काटेंगे। तो पहले बार वाला अलग कटेगा, पॉइंट के बाद वाला अलग कटेगा, तो 2 से 6 बार कट गया 3 बार, कितना क्या बोल 3 बार, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो हम लोग को देखना है एंटी लॉग ऑफ 3 बार .28, ये 5 हटेगा तो 8 का करेगा 9। अब देखेंगे एंटी लॉग, तो इंटू 10⁻³ आ जाएगा, इंटू 10⁻³ आ जाएगा, 28 की 2 का 9, हाँ 1 9 1 8, पॉइंट किधर 1 नंबर के बाद, ये -3 हटाएंगे तो 0.123 1918 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ योर रेडियस। समझो अच्छे से, देखो उसको क्या है 1.3 × 10⁻³ ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, चलेगा। इधर 9 की जगह 3 आया है, वो वैल्यू चेंज करने की वजह से आया है, उसकी दी गई वैल्यूज़ के हिसाब से यही आंसर है, ठीक है ना। और जिन लोग का पुराने टेक्स्ट बुक उन लोग को क्या दिया है, और ये अजीब दिए, वेरी गुड शाबाश।
चलो आगे बढ़ते हैं। उसने जो वैल्यूज दिया ना उसके हिसाब से यही आंसर आएगा, ठीक है। एक बार मैं कैलसी से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, आंसर राइट है यारी। नाइन इंटू 4 इंटू 1.8 इंटू डिवाइड बाय सॉरी 9 इंटू 1.8 डिवाइड बाय 490 डिवाइड बाय 8987 0.0000 0.001918 एकदम एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। उसकी दी हुई वैल्यूज के हिसाब से आंसर यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर वैल्यू चेंज करेगा तो आंसर भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, एक्सरसाइज पर आएंगे सब लोग। एक्सरसाइज पर आओ बेटा, सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे सब लोग। एमसीक्यू में अपना पहला हो गया है, दूसरा भी हो गया है, तीसरा भी हो गया है, फोर्थ एमसीक्यू देखो। एमसीक्यू नंबर फोर्थ क्या दिया देख, 2 हेल स्टोन्स यानी 2 पत्थर है गोल ऐसा, ठीक है ना। 2 हेल स्टोन्स विथ रेडिया इन द रेशियो ऑफ 1:4, दोनों का रेडियस का रेशियो दिया, दोनों का रेडियस का रेशियो दिया, मतलब R1:R2 दिया, कितना 1:4। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, R1/R2 कितना दिया है 1/4, सही। आगे पढ़, फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, दोनों ऊपर ऐसा बहुत हाइट से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है ना, थ्रू द एटमॉस्फेयर, और दोनों एटमॉस्फेयर में नीचे गिरे, यानी फ्लूइड कौन है बेटा, एयर है। आगे देखेंगे, द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज, उनकी टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है, मतलब पहली की टर्मिनल वेलोसिटी है VT1, दूसरे की टर्मिनल वेलोसिटी है VT2, इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टेल मी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 R² G बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। तो जब पहला ऑब्जेक्ट है तो 2/9 तो कांस्टेंट है, दोनों ही पत्थर के लिए फ्लूइड कौन है, एटमॉस्फेयर, तो दोनों का ईटा भी क्या रहेगा, सेम, सिग्मा सेम रहेगा। दोनों पत्थर ही सेम चीज से बनाए तो रो भी क्या रहेगा, सेम, जी की तो वैल्यू सेम रहती है, खाली फर्क किसका है बोल, रेडियस का। तो VT1 के लिए ये आया, VT2 के लिए क्या आएगा बोल, 2/9 R² G बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, VT1 बाय VT2, तो ऊपर आएगा 2/9 R1² G बाय ईटा रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 2/9 R2² G बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, 2/9 G ईटा रो माइनस सिग्मा, क्या बचा खाली R1² बाय R2²। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, चलेगा क्या बोल, दोनों का स्क्वायर एक साथ क्या कर दिया मैंने, बाहर लिख दिया, तो R1/R2 द होल स्क्वायर। R1/R2 कितना है, 1/4 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो V21 इज टू V22 कितना आ रहा है बोल, 1:16, ये आंसर है। चल लिख फटाफट इतना, एक क्वेश्चन और इतना लिखो फिर वो कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 ये 4 कर चुके हैं ना, और 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 और 4 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 13 हो गया है तो टेक्निकली। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोला बेटा, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या पूछा है, VT पूछा। विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल, एक एयर बबल है, हवा से बना हुआ एक बबल है, विल एन एयर बबल ऑफ 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर दिया, क्या दिया बोल, डायमीटर कितना दिया है 0.4 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या होता है बेटा, डायमीटर का हाफ, 0.4 मिलीमीटर का हाफ यानी कि 0.2 मिलीमीटर। देख 0.2 को लिखेंगे हम लोग 2 × 10⁻⁻1, और मिली के लिए -3, कितना हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁻4 मीटर। और आगे 0.4 मिलीमीटर, विल एन एयर बबल ऑफ 0.4 मिलीमीटर in diameter rise in a liquid
राइज इन अ लिक्विड मतलब एयर बबल क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है, पूरा फंडा पलटा कर दे रही है, नीचे नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है बोल, ऊपर आ रहा है। राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी दी है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी है, क्या दिया बोल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कितना दिया है बोल, विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, क्या दी है बोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी नहीं है, क्या दी है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड कितना दिया देखो 0.9। और भी कुछ डेटा दिया देखो, डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की डेंसिटी दी है, ध्यान दिया, डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है, एयर की डेंसिटी बोल, कितना दिया है एयर की डेंसिटी 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। सही, यहाँ तक समझा सबको। अब जरा ध्यान से कोई क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, इसका फॉर्मूला रहेगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही फॉर्मूला ही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। जिस भी चीज़ की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो ना, उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना होता है, बस इतना रहता है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दी अपने को 0.9, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं पता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है क्या, भले से नहीं दिया है, आपको वाटर की डेंसिटी दे या नहीं दिए, आपको याद रखना है वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना रहेगा बोल, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये 1000 आके इधर 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 की वजह से 0.3 नंबर आगे जाएगा, कितना बनेगा 900। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी आ रही देख, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 900 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब जरा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन कैसे है, सब लोग बोर्ड पर देखो। ये समझ फ्लूइड है, ये क्या बेटा, फ्लूइड। तो फ्लूइड की डेंसिटी हम लोग सिग्मा लेते हैं, फ्लूइड की डेंसिटी क्या लेते हैं वो सिग्मा, और एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है ये सिग्मा। अब इसके अंदर एयर बबल है, क्या बोल, एयर बबल, दिस इज दैट एयर बबल। तो ये एयर बबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम लोग क्या लेते हैं बोल, रो। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो, एयर बबल उसकी डेंसिटी कितनी रहेगी बोल, रो। तो लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, एयर बबल की डेंसिटी रो, यहाँ तक ठीक है। अभी जा किधर है बेटा, नीचे या ऊपर, ऊपर। तो वेलोसिटी कैसी है इसके पास, अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसा ऊपर जा रहा है। तो पूरा सब कुछ चेंज हो गया, कुछ नहीं, वैसे ही करेंगे सब लोग, ध्यान से देखना। कितने फोर्स, इसमें भी 3 फोर्स आएंगे, कौन कौन से, ग्रेविटेशन, विस्कस और अपथ्रस्ट। पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो हमेशा कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बात करते हैं अपथ्रस्ट फोर्स की, ये हमेशा कहाँ लगता है, ऊपर। अपथ्रस्ट फोर्स किधर लगता है बोल, ऊपर। अब बात करते हैं विस्कस फोर्स की, विस्कस फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसका उल्टा। जब ये नीचे आएगा तो विस्कस फोर्स ऊपर लगता है, और ये ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स भी नीचे लगेगा। क्यों आया विस्कस फोर्स नीचे, समझो विस्कस फोर्स नीचे क्यों आया, सबको एकदम अच्छे से समझा। और अपने को निकालने का क्या, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है ना बेटा। तो जरा ध्यान से देखना, जब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचते हैं तो अपवर्ड के फोर्स और डाउनवर्ड के फोर्स क्या हो जाना चाहिए, इक्वल, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाना चाहिए किसके, डाउनवर्ड फोर्स के, यही बात है ना। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होना चाहिए बेटा, बराबर। अब अपवर्ड में कौन सा फोर्स है, Fu, एक ही है ना, और डाउनवर्ड में कितने फोर्स है, 2, कौन कौन से, Fg प्लस Fv। ये चेंज की हुआ, समझा ना बेटा, ये नीचे नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब सबका वैल्यू देख, विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्या होता है, 6 पाई ईटा RVT।
क्योंकि VT ले रहे हैं ना हम लोग, तो V नहीं आएगा, उधर VT आएगा। अब बच्चा FU और FG, तो मैंने आपको बताया था दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। FG और FU दोनों में आएगा 4/3 पाई पाई r क्यूब g g। जब हम लोग FG निकालते हैं तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? एयर बबल, उसकी डेंसिटी रो। और जब हम लोग FU निकालते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं। लिक्विड कौन है इधर? ये, इसकी डेंसिटी सिग्मा। सही, सबका वैल्यू पुट कर इधर, पुट इन 1। क्या बन जाएगा ध्यान दे? FU कितना आ रहा है? FU सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब g। सही है। FG हाउ मच इज FG? रो 4/3 पाई r क्यूब g प्लस FV कितना? 6 पाई ईटा r VT। ये प्लस में इधर आया तो माइनस सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब g माइनस सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब g रो 4/3 पाई r क्यूब g 6 पाई ईटा r VT। क्या क्या कॉमन आ रहा है? 4/3 पाई r क्यूब g कॉमन, क्या बचा? सिग्मा माइनस रो। वहाँ पर क्या है? 6 पाई ईटा r VT। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? पाई से पाई कैंसिल, r से क्यूब कैंसिल, स्क्वायर 2 3 6 2 2 4। तो फाइनली VT क्या बचेगा? देख यहाँ से देख, VT क्या बचेगा? ये 2 ऐसे रहेगा, ये 3 और ये वाला 3 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 3 और 3 मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 9। 2/9 सेम है, r² g। सही है, डिवाइडेड बाय ये ईटा नीचे चला जाएगा, बचा क्या इधर? सिग्मा माइनस रो। सेम ही फॉर्मूला देख ले, खाली एक फर्क है, रो माइनस सिग्मा नहीं है, सिग्मा माइनस रो, बाकी सब सेम। ठीक है ना? तो एक बात आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है ना तो उसमें इसको उल्टा कर देना, बस इतना याद रखना है, तो आप ये सबसे बच जाओगे। तो फिर क्यों लिखा है सर जबरदस्ती की मेहनत का? क्यों उल्टा करते हैं, मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो रो माइनस सिग्मा नहीं लिखना है, सिग्मा माइनस रो लिखना है, तो आप डायरेक्ट करो, कोई मसला नहीं। समझ में अच्छे से? लेकिन अभी पहली बार था करके मैंने ये पूरा कराया। ठीक, आगे देखेंगे, अभी वैल्यूज को पुट करेंगे बेटा। 2/9 ऐसे ही रहेगा। r हाउ मच इज r? रेडियस कितना है? 2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर। g 9.8। ईटा कितना है? 0.1। रो सॉरी सिग्मा कितना है बोल? 900 माइनस रो कितना है बेटा? 1.29। ये कितना बनेगा देख? 2/9, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻⁴ का स्क्वायर -8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1। 9.8 900 में से 1.29 को माइनस करते, तो 900 के आगे पॉइंट में कुछ नहीं, मतलब कौन है? 0। और ये आया 1.29, दोनों को माइनस करेंगे, ये 8 9 9 9 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 8, कितना आ रहा है? 898.7। तो फाइनली जितना कैंसिल आउट हो सकता है या जितना मल्टीप्लाई हो सकता है उसको कैंसिल आउट और मल्टीप्लाई कर दो। ये 9 से समझ, मैंने इसको काटा, 9 1 9, 9 के टेबल में 8 नहीं आता है, 0। 8 का कितना हो गया? 80, 9 8 72, फिर से 8 आ गया, अब इधर 888 आता जाएगा, है ना? इधर ऐसा 8888 आता जाएगा इधर। सही है, क्या बचे देख? 4 2 8 इंटू 1.09 लिख सकता उसको, ये वाला 8 हटेगा तो ये 8 का क्या हो जाएगा? 9 इंटू बोला 898.71 इंटू 10⁻⁻8, ये -1 ऊपर गया तो +1। अब लॉग लगाने की जरूरत नहीं, तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ। 8 इंटू 1.09 इंटू 898.71, 7836.7 इंटू 10⁻⁻8 + 1 -7 चाहिए, तो आप इस पॉइंट को 3 नंबर पीछे ले लो, कितना बन जाएगा? 7.84 चलेगा ना? 6 हट गया तो 3 का 4, कितना नंबर पीछे लिए थे? 3 नंबर पीछे लिए ना, पीछे पॉजिटिव +3, तो -7 + 3 कितना हुआ? -4 मीटर, सॉरी वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकेंड। आंसर समझ अच्छे से, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है,
अच्छा उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिग्मा माइनस रो नहीं रखा है, रो माइनस सिग्मा ही रखा है उसने सॉल्व करते वक्त, तो उसका आंसर देख माइनस में है। और फिर आगे एड़ा बन के माइनस की वजह बता रहा है कि भाई नेगेटिव साइन इंडिकेट द बबल राइजेस अप, वो सब करने की जरूरत नहीं। अब सीधा याद रखो, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो रो माइनस सिग्मा करेंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो सिग्मा माइनस रो करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट फॉलिंग, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वीटी का फॉर्मूला क्या आएगा, 2/9 r²g ईटा रो माइनस सिग्मा। सही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट राइजिंग, तो वीटी का फॉर्मूला आएगा 2/9 r²g ईटा सिग्मा माइनस रो। याद रखेंगे इसको। बस एक चीज कभी मत भूलना, यहाँ पर रो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, रो कौन बेटा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, और सिग्मा फ्लूइड की डेंसिटी है। बस ये चीज मत भूलना, इसमें कंफ्यूज मत होना। समझा अच्छे से? तो ये अपना आंसर हो गया, फिनिश। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। अगर ये एक पॉइंट है, इस पे से फ्लूइड जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आप कभी भी देखोगे तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अभी देखिए जितनी वेलोसिटी, थोड़ी देर बाद भी उतनी वेलोसिटी रहेगी, और टाइम के बाद भी उतनी वेलोसिटी रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, बोल स्टेडी फ्लो। अब इसको मिसकंफ्यूज मत करो। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर जब तक फ्लूइड फ्लो हो रहा है हर टाइम पर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। स्टेडी फ्लो का ये मतलब नहीं होता कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी, इसको स्टेडी फ्लो नहीं बोलते। स्टेडी फ्लो किसको बोलते हैं, यहाँ पर जितनी वेलोसिटी शुरू से आखिर तक उतनी ही रहेगी, यहाँ पर जितनी वेलोसिटी थी शुरू से आखिर तक उतनी रहेगी। इन दोनों पे सेम हो ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं। तो सब लोग ज़रा बोर्ड पर ध्यान से देखो। समझो ये एक पाइप है, इसमें यहाँ से यहाँ ऐसा पानी जा रहा है, ऐसा, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को देखो और इस वाले पोर्शन को देखो, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। तो यहाँ पर होगा क्या, मालूम, जिधर पे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है ना, इधर पानी के बहने की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी। वेलोसिटी कैसी रहेगी बेटा, कम रहेगी। और जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा। ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो इसमें फ्लूइड बह रहा है, हम लोग आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं। आइडियल फ्लूइड कैसा फ्लूइड होता है, इनकम्प्रेसिबल। कैसा बोल, इनकम्प्रेसिबल मतलब जो मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशन नहीं लगाएंगे। कंप्रेस कर सकते हो क्या आप इसको, नहीं। अगर यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड सेम हो गई, अगर दोनों की स्पीड सेम है, तो इधर समझ आराम से पार्टिकल आ रहे थे, और इधर जगह कम है ना, तो जितने पार्टिकल यहाँ से आए उतने यहाँ से जा पाएंगे क्या। अगर जितने पार्टिकल यहाँ से आए उतने ही पार्टिकल को यहाँ से जाने, तो उनको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जल्दी जल्दी भागो, पीछे से और पार्टिकल आ रहा है। लेकिन जितनी स्पीड से यहाँ से पार्टिकल आए, अगर उतनी स्पीड पे यहाँ से पार्टिकल जाने की कोशिश करेंगे, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल पास हो पाएंगे क्या, थोड़े पास हो जाएंगे और थोड़े बचे रहेंगे। तो जो थोड़े बचे हुए रहेंगे, पीछे से आने वाला पार्टिकल उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। पर ये फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। तो कंप्रेशन होना चाहिए क्या इधर, नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि जितने पार्टिकल यहाँ से निकले टी टाइम में, उतने ही टाइम में यहाँ से भी क्या हो, सेम पार्टिकल निकले, ताकि कंप्रेशन ना हो, तो अगर यहाँ पर स्पीड कम थी तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होनी ही पड़ेगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल। समझ में अच्छे से? समझ, एक रूम है, उसके वो साइड पे बड़ा सा दरवाज़ा है, ए साइड पे छोटा दरवाज़ा है। अब वहाँ से नॉर्मल पब्लिक चल के आ रही है। अब उसी स्पीड पे चलते चलते इस दरवाजे से पब्लिक जाने की कोशिश करेगी, लड़ेगी कि नहीं आपस में, है कि नहीं। तो वहाँ से नॉर्मल आए थे ना, अब अगर आप चाह रहे हो कि पीछे वाले आते रहे और यहाँ वाले जाते रहे, तो जब बीच में लोग पहुँचेंगे तो आप क्या ले, जल्दी भाग रहे, जब फट सा पीछे वाले आ रहे भी, जल्दी आ, है कि नहीं। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि सेम उतने पार्टिकल यहाँ से सेम टाइम में निकल जाए, ताकि कंप्रेशन ना हो पार्टिकल्स का एक दूसरे से, कोलिजन ना हो, कंप्रेशन ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर एरिया ज़्यादा था वहाँ वॉल्यूम वेलोसिटी कम है तो चलेगा, लेकिन जिधर एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। सही है, क्योंकि फ्लूइड कैसा है बोल, इनकम्प्रेसिबल। और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आने वाले पार्टिकल और यहाँ से निकलने वाले पार्टिकल दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, सेम। अगर यहाँ से कम पार्टिकल निकले तो जो बचा हुआ पार्टिकल वो पीछे के पार्टिकल से क्या होगा, कंप्रेस। तो फिर से सुन में क्या हो जाओ, यहाँ से आने वाला पार्टिकल और यहाँ से जाने वाला पार्टिकल दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो मास ऑफ पार्टिकल भी क्या रहेगा, सेम है। तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है ना, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इसी वजह से जहाँ पर एरिया कम हो जाता है वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इसीलिए यहाँ से जितने पार्टिकल का मास एंटर हो रहा है, यहाँ से उतने पार्टिकल का मास क्या होगा, बाहर भी जाए। समझ में आ रहा है अच्छे से? इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ आपको।
जब हम लोग रोड पे पानी नहीं मारते हैं कहीं पे, तो जब अपने को स्पीड बढ़ानी होती है पानी की, ज़्यादा फास्ट निकले पानी, हम लोग पाइप को क्या करते हैं, ऐसा दबा देते हैं। पाइप दबाने से एरिया क्या हुआ है, कम, वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाती है, बढ़े। तो पीछे भले से कम स्पीड से पानी आ रहा हो, यहाँ से ज़्यादा स्पीड से पानी निकले। समझ में आ रहा है? अब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी कम है, जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो मुझे बताना एरिया और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सही, एक ज़्यादा तो दूसरा कम, एक कम है तो दूसरा ज़्यादा। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट, ये v इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो क्या आ रहा है बोल, a इंटू वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन हम लोगों को इसका डेरिवेशन करके दिखाना अलग तरीके से, तो डेरिवेशन अभी कराऊंगा मैं, लेकिन आने वाला यही है। डायरेक्ट ला के दिखाया मैंने, देख अब इसको लेके आते हैं कैसे आएगा। ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है बोल, कांस्टेंट। पर स्टेटमेंट ये नहीं लिखते हम लोग। अगर आपसे पूछा राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो दैट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आप ऐसा नहीं लिख सकते। वहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, ये है। अब वो कैसे आता है थोड़ी देर में बताता हूँ। तो लेट्स डिराइव दिस इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कहीं भी आगे न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में, कहीं भी अपने को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करना होगा, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए इंटू वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी यहाँ पे ए और वी को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a1 v1, समझिए a1 है, ये v1 है, ये a2 है, ये v2 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, क्या आया, a1 v1, यहाँ करेंगे तो a2 v2, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमेशा क्या रहेगा, सेम। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेट अस डिराइव दिस, अब इसको डिराइव करते हैं बेटा। चलो बोर्ड पर देखो, समझो मेरे पास एक पाइप है, ऐसा क्रॉस सेक्शन है इसका, दिस इज ऑल द पाइप इज, फ्लो ऐसा हो रहा है, लिक्विड का फ्लो ऐसा हो रहा है। इसमें दो सेक्शन इमेजिन कर रहा हूँ मैं, एक सेक्शन यहाँ पर है, इसका नाम है ई एफ जी एच, इसका एरिया A1, एरिया कितना है बोल, A1। अब जब लिक्विड यहाँ से यहाँ तक गया टी टाइम में, कितने टाइम में, या डी टी टाइम में, कितने टाइम में, डी टी टाइम में, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस है dx1, कितना डिस्टेंस है बोल, और यहाँ से वहाँ जाने में लिक्विड को टाइम कितना लगा है, dt टाइम, कितना लगा है बोल, dt टाइम। और जब लिक्विड यहाँ से वहाँ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है v1, वेलोसिटी कितनी बेटा, v1। अब एक दूसरा सेक्शन यहाँ पर इमेजिन करो, इसका नाम रखता हूँ मैं ABCD, इसका एरिया है A2, इसका एरिया क्या है बोल, A2। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है dx2, कितना बोल, सेम टाइम में, इधर dt टाइम लगा था तो वहाँ पे भी dt टाइम, तो सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है dx2, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी सेम रहेगी या चेंज होगी, चेंज होगी। तो यहाँ की वेलोसिटी क्या रहेगी, v2, और आपको पता है यहाँ की वेलोसिटी से क्या रहेगी वो ज़्यादा, क्यों, ताकि पीछे का पार्टिकल आके उसको क्या ना करे, कंप्रेस ना। ये चीज़ आपको दिया हुआ है, एक पेज नंबर 49 पर, 49 पे वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, वाला डायग्राम दिख रहा है, उसके नीचे पढ़ो तीसरी लाइन, तीसरी चौथी लाइन, बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, द पार्टिकल मूव फास्टर थ्रू द नैरो रीजन, तो जो नैरो सेक्शन है वहाँ से पार्टिकल कैसे मूव करेगा, फास्ट, क्यों देख क्यों, एंड स्लो वाइल मूविंग थ्रू द वाइडर सेक्शन, और वाइडर सेक्शन से कैसा मूव करेगा, स्लो, क्यों बता क्यों, ताकि पीछे का पार्टिकल आगे के पार्टिकल को क्या ना कर सके, कंप्रेस ना कर सके। ये चीज़ दिया वहाँ पे, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। अभी सीधा डेरिवेशन पे आते हैं, तो अभी जो पाइप बना है उसको लिखते हैं यहाँ पे, कंसीडर द पाइप, कंसीडर अ पाइप, आप पाइप की जगह पर ट्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। कंसीडर टू सेक्शंस, EFGH एंड ABCD ऑफ एरिया, क्या एरिया है, A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली, मतलब इस सेक्शन का एरिया A1 और इस सेक्शन का एरिया है A2, सही यहाँ तक, ठीक है ना। इन दी सेक्शन ऑफ, या पूरा लिखता हूँ, सेक्शन ऑफ एरिया A1, जो एरिया A1 वाला सेक्शन है
स्पीड ऑफ फ्लूइड इज v1, फ्लूइड का स्पीड कितना है बेटा v1, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लूइड इज dx1 इन टाइम dt, कितने टाइम है बेटा dt टाइम में, इन द सेक्शन ऑफ एरिया A2, A2 एरिया वाला जो सेक्शन है, स्पीड ऑफ बोलो फ्लूइड इज v2 एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लूइड इज dx2 इन टाइम या फिर इन सेम टाइम dt, यानी सेम टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, यहाँ पर इतना, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड क्या है बेटा अलग, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस अलग ट्रैवल होगा, ठीक है ना। तो ये जितना बना है उतना लिख दिए, ठीक है। अब अपने को मालूम है कि स्पीड जो फ्लूइड है वो कैसा बेटा इनकम्प्रेसिबल, तो अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो टी टाइम में यहाँ से जितना मास आ रहा है यहाँ से उतना मास निकलना भी चाहिए, सही है। तो पहले दोनों सेक्शन का मास निकाल लेते, दोनों सेक्शन का क्या कर लेते बोल मास निकाल लेते, ठीक है। तो पहले क्या निकालो देख मैं, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग सेक्शन EFGH में जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका मास। तो बेटा पहले तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी रो क्या होता है बोल मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है बोल मास बाय वॉल्यूम। ये रो को ऐसे रहने दे, ये मास को मैं ले लेता हूँ m1, क्या लेता बोल m, यहाँ का मास क्या लिया मैंने m1 दिया, ठीक है ना। वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, ये पाइप समझ सिलेंड्रिकल है, कैसा है बोल सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बोल बेस का एरिया इंटू हाइट, यही होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम। तो ये वाले सेक्शन को देख, इधर सेक्शन का एरिया कितना है बोल A1, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको इसका एरिया कितना है बेटा A1 है, और हाइट कितनी है हाइट dx1, तो वॉल्यूम की जगह पर क्या कहते A1 इंटू dx1, तो m1 क्या बनेगा फिर बोल m1 विल बी रो इंटू A1 इंटू dx1, बट वेलोसिटी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है dx1, टाइम कितना लगा है dt, 1 मत लगाना क्योंकि दोनों जगह टाइम क्या बेटा सेम, तो यहाँ से dx1 क्या बनेगा बोल जल्दी बोल v1 इंटू dt, इसको यहाँ पे रख दे, m1 विल बी रो इंटू A1 इंटू dx1 की जगह पर क्या आ जाएगा dx1 के ऊपर क्या आ जाएगा v1 इंटू dt, ये मेरा क्या क्या बोल m1। ये मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फर्स्ट सेक्शन, अभी मास ऑफ फ्लूइड लीविंग सेक्शन ABCD, ठीक है। तो फिर से डेंसिटी क्या रहेगा, डेंसिटी बोल व्हाट इज द डेंसिटी, रो ही रहेगी, रो 1 रो 2 मत लिखना, इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो रो मास बाय वॉल्यूम, लेकिन अब जो मास है उसको क्या लिखेंगे हम लोग m2 सेकेंड पार्ट का मास, ठीक है ना। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बोल, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया कितना है ए सेक्शन का, ए सेक्शन का एरिया कितना है बोल A2, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है dx2, सही है। तो यहाँ से m2 अकेला करो क्या आएगा, ये A2 dx2, इधर रो के पास आके मल्टीप्लाई करेंगे, रो A2 dx2, स्पीड कितनी है इधर बोलना, स्पीड कितनी है v2, स्पीड का फॉर्मूला dx2 बाय dt, तो dx2 क्या बनेगा बोल v2 dt, रखो यहाँ पर m2 इज इक्वल टू रो A2 dx2 की जगह पर क्या आएगा v2 dt। दोनों ही सेम तरीके से निकाले, कुछ फर्क है क्या बोल नहीं, दोनों ही सेम तरीके से निकाले। बस एक बात याद रखना, दोनों जगह टाइम सेम है dt dt, दोनों जगह डेंसिटी सेम है रो। क्यों डेंसिटी सेम है समझा ना, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अच्छा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इसकी वजह से एक चीज़ और होगी, यहाँ से जितना मास एंटर कर रहा है सेम टाइम में, यहाँ से इतना मास क्या होना चाहिए लीव भी होना चाहिए, वरना कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी अंदर, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड कैसा है बेटा इनकम्प्रेसिबल है, तो इस वजह से
मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग सेक्शन EFGH बराबर होना चाहिए किसके, मास ऑफ फ्लूइड लिविंग सेक्शन ABCD। अच्छा, इसी को हमने क्या नाम दिए, M1 है ना, और इसको क्या नाम दिए, M2। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। M1 की जगह पर क्या आएगा, देख रो A1 V1 DT, M2 की जगह पे क्या आएगा, रो A2 V2 DT, जो सेम है वो कैंसिल, रो कैंसिल, DT DT कैंसिल, क्या आ रहा है, A1 V1 इज इक्वल्स टू, अरे आया, A1 V1 A2 V2 के बराबर आ रहा है, मतलब A इंटू V का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज A इंटू V इज कांस्टेंट। यही लाने का था ना आगे, देख पहले ला के दिखा है एक स्टेप में, पर वैसा डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन ऐसा करना है अपने को, समझा। अब अगर स्टेटमेंट पूछा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट पूछा, तो स्टेटमेंट, अच्छा न्यूमेरिकल इसी से आता है, देखा न्यूमेरिकल इसी आता है, न्यूमेरिकल इसी पे आता है, डोंट न्यूमेरिकल इस पर ही आता है, ठीक है ना। लेकिन स्टेटमेंट पूछा तो इस पर नहीं करेंगे हम लोग। आगे बर्नौलीज थ्योरम जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसमें भी हम लोग यही यूज़ करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट पूछा तो कैसा लिखेंगे, देख स्टेटमेंट कैसा लिखते हैं हम लोग। अभी हमने देखा कि A इंटू वी की वैल्यू क्या होती है बेटा, A इंटू वी की वैल्यू क्या होती है, बोल कांस्टेंट। ये V कौन है उधर, V कौन है इधर, वेलोसिटी, V कौन है, वेलोसिटी। अब जरा ध्यान से देखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। A इंटू डी एक्स क्या करे, A इंटू डी एक्स कौन था, ये A इंटू डी एक्स, देखना A इंटू डी एक्स कौन था, वॉल्यूम। तो मैं A इंटू डी एक्स की वॉल्यूम लिख देता हूँ, A इंटू डी एक्स की क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को मैं DV ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बोल, बड़ा V लिखा, छोटा वाला V वॉज वेलोसिटी, बड़ा वाला V इज वॉल्यूम। तो ये A इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा बोल, DV बाई DT इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो DV बाई DT आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोलते हैं बोल, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो स्टेटमेंट क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट दैट वॉल्यूम फ्लो रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं, या फिर इसको वॉल्यूम फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, वॉल्यूम फ्लक्स। तो आपको देखिए स्टेटमेंट उधर मिल जाएगा। डू यू नो वाले बॉक्स के ऊपर बोल्ड करके दिया, देख सेकेंड लाइन पढ़ो, सेकेंड लाइन से अंडरलाइन करो। द कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज दैट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, या वॉल्यूम फ्लो रेट भी लिख सकते हो आप, चलेगा। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो इज द सेम थ्रू आउट दी फ्लो। दो वर्ड मेंशन किया, इनकम्प्रेसिबल होना ही चाहिए, क्या मान के चल रहे हम लोग, इनकम्प्रेसिबल, और स्टेडी फ्लो। ये फ्लो कैसा बेटा, स्टेडी है। तो किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के स्टेडी फ्लो के लिए उसका वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर वॉल्यूम फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लिए, स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लिए। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं बेटा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम को अकेला करेंगे तो क्या आएगा, या सॉरी मास को अकेला करेंगे तो क्या आएगा, देख डेंसिटी इंटू वी, डेंसिटी इंटू वी। ये किसकी जगह पर आएगा बोल, मास की जगह पर, ठीक है ना। तो dV बाई dt क्या है बेटा, कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना, तो रो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं दोनों साइड रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा ना। ये कांस्टेंट है, रो खुद भी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हो ना, रो dV बाई dt क्या रहने वाला है बोल, कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों हुआ समझे ना ऐसा भाई, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या दिख रहा है आपको, रो इंटू वी। रो बोले तो डेंसिटी, वी बोले तो वॉल्यूम। ये किसके बराबर आएगा, एम के। तो इस रो इंटू वॉल्यूम की जगह पर हम लोग मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोल, मास। तो क्या है फिर बोल, डी एम बाय डी टी इज कॉन्स्टेंट। इस डी एम बाय डी टी का नाम है, इस डी एम बाय डी टी का नाम है मास फ्लो रेट। जैसा इसको वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बोल, मास फ्लो रेट। या फिर इसको वॉल्यूम फ्लक्स बोलते हैं, इसको मास फ्लक्स बोलते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, वॉल्यूम फ्लो रेट स्लैश मास फ्लो रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन ज़्यादा आपको वॉल्यूम फ्लो रेट वाला इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भी लिखे तो चलेगा, ये लिखना है आपको।
अगर स्टेटमेंट पूछा तो क्या क्या करा दिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पहले मतलब बता दिया कहाँ से आया हो, फील करा के डायरेक्ट निकाल के दिया है ना, उसके बाद डेरिवेशन, उसके बाद स्टेटमेंट, अब क्या बचा है न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है, 1 या 2 मार्क्स वाला, समझना अच्छे से। इधर अंदर आते को एक बैड न्यूज़ सुना, तो इन लोग के लिए गुड न्यूज़, तेरे लिए बैड न्यूज़। वो 2 न्यूमेरिकल करेंगे फिर मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, मैं इसका लेक्चर नहीं रहा, ठीक है, 11th वालों को पढ़ाने का मेरा, ठीक है। ये लिखो, फिर वो 2 न्यूमेरिकल करके सीधा घर जाओ, ब्रेक मत लो, लिखो फटाफट। क्वेश्चन आपको दिया है शॉर्ट एग्जाम्पल में पेज नंबर 49 पर, एग्जाम्पल 2.10। क्या गिवन है देखेंगे सब लोग क्वेश्चन। एज शोन इन द गिवन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। कैसा बना डायग्राम, देख डायग्राम में ऐसे एक पिस्टन बनी हुई है, बात नहीं रही, डायग्राम में ऐसे एक पिस्टन बनी हुई है और फिर उससे एक पाइप ऐसा कनेक्टेड है जो आगे जाकर के नैरो हो जा रहा है। अभी ऐसा जलील करके भगाऊं ना नालायक लोग, जो भी है मेरा मुंह चालू है ना, अपना मुंह बंद कर लेने का, ठीक है। ये पिस्टन और ये पाइप। अब उसने बोला क्या, देखो एज शोन इन द गिवन फिगर अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, तो समझो मैं इसका एरिया ले लेता हूँ A1। कितना ले लिया बोल, A1। तो A1 कितना दिया अपने को, A1 दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देख, पुशेस द लिक्विड आउट ऑफ अ ट्यूब। अब ये पिस्टन ट्यूब से लिक्विड को आगे फेंक रहा है, ठीक है ना। हुज एरिया एट द आउटलेट इज 40 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये ट्यूब का आउटलेट पर, आउटलेट मतलब जहाँ से पानी बाहर आने रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग आउटलेट। इसको क्या बोलेंगे बोल, आउटलेट। तो आउटलेट पर कितना एरिया दिया है, तो समझ यहाँ के एरिया को मैं A2 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ बोल, A2। कितना दिया A2, 40 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना दिया बोल, 40 मिलीमीटर स्क्वायर। आगे पढ़ो, द पिस्टन इज पुश एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो पिस्टन है, पिस्टन ये जिस रेट से या जिस स्पीड से आगे पुश की गई है वो रेट दिया हुआ है। रेट या स्पीड मतलब वेलोसिटी ना, यहाँ की वेलोसिटी ले लेते हैं V1, क्योंकि एरिया A1 है तो वेलोसिटी क्या लेंगे V1। तो V1 कितना दिया, देख हाउ मच इज V1, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालने का क्या है, आगे देखेंगे। डिटरमाइन द स्पीड एट विच द फ्लूइड लीव्स द आउटलेट। तो आउटलेट से जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है उस वक्त की स्पीड, मतलब क्या निकालना है, V2 निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे, आ जाएगा, है ना। लेकिन यूनिट सबका अलग अलग सा दिख रहा है, तो सबको SI में बदल दो। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो सेंटी हटेगा तो 10⁻², ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब ये मिली को भी मीटर में बदलते हैं, 40 ऐसे ही, मिली हटा तो 10⁻³ मीटर बचा, और ये पूरे पे स्क्वायर था तो इधर भी क्या आएगा, स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 40 × 10⁻³ × 2 -6 मीटर स्क्वायर। सेम काम इधर करो, 2 ऐसे ही, सेंटी मतलब 10⁻², मीटर ऐसे ही पूरे पे स्क्वायर, 2 × 10⁻² का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब क्या हो, हाँ सॉरी, अब क्या करेंगे, सिंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A × V = कांस्टेंट। पहले ऐसा लिखने का और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखने का क्या, A1 V1 = A2 V2। क्या निकालना है इसमें से, उसको अकेला कर लो, A1 V1 / A2, ये इधर आ जाएगा ना। तो V2 का वैल्यू क्या रहता है, A1 V1 / A2। हाउ मच इज A1, A1 कितना बेटा, 2 × 10⁻⁻⁴। V1 कितना है बोल, 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय A2 कितना है, 40 × 10⁻⁶। ये 2 से 40 कट गया, कितना आ गया, 20। 2 से 20 कट गया, कितना आ गया, 10। तो देख ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो एक बार लिख ले 10। नहीं रे, अभी कहाँ, अभी बचा है। इधर क्या दिख रहा है, -4, इधर क्या है, -2, ये -6 ऊपर गया, +6, ये +1 है ना, ऊपर गया -1, -4 -2 -6, -6 + 6 0, कट गया, बचा कौन खाली, 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1, ठीक है ना। तो V2 का वैल्यू कितना है बोल, 0.1 मीटर पर, ये आपका आंसर। इजी, क्योंकि एग्जाम्पल एक्सरसाइज पर आओ, एक्सरसाइज पर आएंगे बेटा।
पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था ना, 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 15 में उसने, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो एक पाइप है, उसका डायमीटर दिया है, ध्यान से देखा, एक पाइप है, इसका डायमीटर दिया है, कितना दिया है डायमीटर 10 सेंटीमीटर, और इस वक्त की स्पीड दी हुई, कितनी दी है स्पीड, कितनी दी है स्पीड देख, 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी दी है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ क्या बोल रहे हो उसमें, What should be the internal diameter of nozzle? नोजल किसको बोलते हैं, जहाँ एंड से पानी बाहर निकलेगा, वही आउटलेट को ही नोजल कहा जाता है। तो जो नोजल है, नोजल इसको बोलेंगे नोजल। तो नोजल पर डायमीटर कितना होना चाहिए, तो यहाँ के डायमीटर को d1 बोल दो, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या रहेगी बोल v1, और एरिया क्या रहेगा a1। तो ये d1 v1 दिया है। अब पूछा है नोजल का डायमीटर क्या होना चाहिए, मतलब पूछा क्या है, d2 पूछा है, क्या पूछा है बोल d2 पूछा है। आगे देख, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल ऑफ द पाइप इफ द स्पीड ऑफ वाटर एट द नोजल इज, नोजल पर स्पीड दी है मतलब v2 दी है, कितनी दी है v2 4 मीटर। फिर से सेम क्वेश्चन, नहीं सर एरिया नहीं दिया, डायमीटर दिया, एकदम सिंपल है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखेगा आपको, सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, ये पाई को ऐसे रहने दे, ये आर स्क्वायर दिख रहा है, आर ऐसे ही स्क्वायर ऐसे ही, ब्रैकेट लगा दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, चलेगा चलेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर को बाहर ले लिया, आर ऐसे ही, अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या बनेगा देखिए, पाई को ऐसे रहने दे, 2 इंटू आर, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर, नीचे 2 का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पाई ऐसे ही d स्क्वायर बाय 4। तो रेडियस के उधर ही खड़े रहे, रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा पाई d स्क्वायर बाय 4। सही है। तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, हाँ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बोलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले ऐसा लिखने का, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा बोल, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सही है, ठीक है ना। ए और ए नहीं पता है अपने को, डी और डी पता है, तो ए और ए की जगह ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो a1 की जगह पर क्या करेंगे, पाए d1 स्क्वायर बाय 4, a1 है ना, तो d1 स्क्वायर बाय 4 v1 इज इक्वल टू a2 की जगह पर क्या आएगा पाए d2 स्क्वायर बाय 4 इंटू v2। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इन सब में से क्या निकालना है अपने को, d2 निकालना है, उसको अकेला करते हैं। तो d2 स्क्वायर, इधर बचा क्या d1 स्क्वायर v1 डिवाइडेड बाय v2, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर v1 बाय v2, d1 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, खाली d1, और रूट के अंदर क्या बचा v1 बाय v2। नाउ सॉल्व इट, d2 ऐसे ही, d1 कितना था 10 सेंटीमीटर, रहने दो चलेगा सर, मीटर में नहीं बदलेगा, मत बदलो, ये दोनों सेम यूनिट में है, दोनों का यूनिट कटेगा, जो d1 का यूनिट रहेगा वही d2 का यूनिट रहेगा। तो d1 कितना है बोल 10 सेंटीमीटर, हाउ मच इज v1, v1 कितना है 2, v2 कितना है 4। सही है। तो ये 10 को ऐसे ही रहने दे, ऊपर बच गया √2, 4 का रूट 2, भाई 2 का रूट 2 और 4 का रूट 2, ये 2 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 5। तो d2 इज इक्वल टू 5 इंटू √2 की वैल्यू उससे देख लो, लॉग टेबल के पीछे जाके, √2 कितना होता है 1.7 ऐसा कुछ होगा, देख 1.414 समथिंग रहेगा। तो 2 का रूट होता है बेटा 1.414, कितना 1.414, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 का 0 कैरी गया 2, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 4 20 का 0 कैरी गया 2, 5 1 5 प्लस 2 7, 3 नंबर के बाद पॉइंट 7.07, d1 सेंटीमीटर में था तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। आंसर है, खत्म, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना, सबको अच्छे से समझ रहे, 7.07 सेंटीमीटर सही है। उसका -2 इसीलिए आया क्योंकि उसने मीटर में लिखा है, हम लोग सेंटीमीटर में आंसर दे रहे हैं इसलिए वो आंसर आया। तो अपना 15 भी हो गया। अब सिर्फ एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचा है, 16 17। तो चैप्टर में आपका एक ही टॉपिक बचा है, बर्नौलीज थ्योरम। कौन सा थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, उसका पूरा स्टेटमेंट डेरिवेशन पूरा करेंगे और फिर उसके 5 एप्लीकेशन,
और फिर ये न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश होगा। खाली बर्नौलीज थ्योरम बचा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? इसी वेरी मच क्लियर। अभी इसको लिखेंगे और लिख के हो जाएगा तो घर चले जाएंगे, लेक्चर ख़त्म।